Hello everyone, this is Shika from Technical Cloud Knowledge and I hope you all are doing great. So today I came back with another new topic and the topic would be on Jenkins. तो बेसिकली आज के टॉपिक में मैं जेनकिंस के अंदर डिक्लेरेटिव पाइपलाइन को डिस्कस करने वाली हूँ। तो जो लोग जिनको जेनकिंस के ऊपर थोड़ी बहुत नॉलेज है, जिनको जेनकिंस का बेसिक पता है और जिनको ये पता है कि जेनकिंस के अंदर पाइपलाइन कैसे क्रिएट करते हैं प्लगइन्स के मेथड के थ्रू, इवन कुछ अनदर थोड़े बहुत लाइक लाइटली बेसिक नॉलेज है जेनकिंस की, देन दे कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इन डिक्लेरेटिव पाइपलाइन। तो बेसिकली जेनकिंस के अंदर आज हम लोग डीप डिस्कशन करने वाले हैं डिक्लेरेटिव पाइपलाइन के ऊपर। हम लोग डीप डिस्कशन करेंगे कि पाइपलाइन क्या होती है। जस्ट अ सेकेंड। पाइपलाइन क्या होती है हमारी बात करें तो प्लगइन्स क्या होते हैं, ठीक है। और हम लोग किस तरीके से जेनकिंस के अंदर प्लगइन्स के थ्रू पाइपलाइन के थ्रू हमारी जॉब को रन करते हैं, ठीक है। हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि पाइपलाइंस के कितने टाइप होते हैं, कैसे हम लोग एक प्रोजेक्ट रन करते हैं। तो सब कुछ हम लोग आज कवर अप करने वाले हैं। आज हम लोग कंसेप्चुअल एज वेल एज प्रैक्टिकल पार्ट बोथ कवर अप करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो मेन मोटिव रहेगा दोनों के ऊपर रहेगा, ताकि हमारा डिक्लेरेटिव पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से कवर अप हो सके और उसका जो डीप डिस्कशन है वो भी हो सके, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके कि जेनकिंस के अंदर डिक्लेरेटिव पाइपलाइन होती क्या है और उसका प्रोजेक्ट किस तरीके से इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो आज हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। प्लस मैं आप सबको यही बोलूंगी कि आप इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए आपको स्टार्टिंग टू एंड तक देखना पड़ेगा, ताकि आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके कि आज हम लोग कैसे कवर अप करने वाले हैं प्रैक्टिकल। तो पहले तो हम लोग कंसेप्ट की बात करेंगे कि बेसिकली हमारा डिक्लेरेटिव पाइपलाइन होता क्या है। डिक्लेरेटिव पाइपलाइन के अंदर बेसिकली हम लोग किस तरीके से अपने स्टेजेस डिफाइन करते हैं, क्या स्क्रिप्ट रन करते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोग डन करने वाले हैं। तो आई होप जिन जिन को जेनकिंस की बेसिक नॉलेज है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड, हम लोग स्टार्टअप करते हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ स्टार्ट में, हम लोग चलते हैं। ओके, सो आई होप ये सभी को विजिबल होगा। डिक्लेरेटिव पाइपलाइन हमारा जो मेन डिस्कशन है आज टुडे डिक्लेरेटिव पाइपलाइन के ऊपर है। स्टिल मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ कि बेसिकली जेनकिंस क्या चीज को सपोर्ट करता है, जेनकिंस क्या है, कौन सा टूल है, क्यों यूज किया जाता है ये टूल मार्केट में, एंड किस तरीके की जॉब्स को ये रन करने में सपोर्ट करता है, ताकि आपको जिनको जेनकिंस के ऊपर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उनको एक ओवरव्यू मिल सके जेनकिंस है क्या, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ बेसिकली जेनकिंस क्या होता है। जेनकिंस एक ऐसा टूल है जो बाकी आपकी जो टेक्नोलॉजीज होती है, बाकी जो आपके टूल्स होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। अगर मैं बात करूं, हम सभी को पता है, अगर मान लो हमें एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करना है, सो सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने के लिए हमें बहुत सारे मल्टीपल थिंग्स करनी पड़ती है, मल्टीपल टास्क डन करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने से पहले उसके लिए कोड लिखोगे। कोड लिखने के बाद उसको गिटहब के ऊपर एक ऐसी मेन रेपोजिटरी के ऊपर पुश करवाओगे जहां पे उसकी वर्जनिंग भी मेंटेन हो और उसकी कंपाइलिंग भी हो सके। तो हम लोग अपने कोड को आगे गिटहब के ऊपर पुश कराते हैं वर्जनिंग एंड कंपाइलिंग एंड ऑल के लिए, ताकि एक मेन रेपोजिटरी के ऊपर वो मिल सके, ताकि उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस रन करें जो कि होता है बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड ऑल, ठीक है। तो गिटहब के ऊपर आपका कोड आया, उसके बाद आप अपने कोड की बिल्डिंग कराओगे, कंपाइलिंग कराओगे, ठीक है, फिर देन टेस्टिंग कराओगे, फिर क्वालिटी एश्योरेंस कराओगे, देन जाके डिप्लॉयमेंट होगा। तो इतने मल्टीपल टास्क रन जब आप करोगे तो उसके लिए आपको मल्टीपल इंजीनियर्स अपने हायर करने पड़ेंगे कंपनी के अंदर। तो अगर कंपनी में एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने के लिए मल्टीपल टास्क डिफाइन किए जाते हैं ना, उन मल्टीपल काम के लिए आपके पास अलग अलग बंदे होने चाहिए, अलग अलग इंजीनियर्स होने चाहिए जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो, ठीक है। तो अगर आप देखो, अगर हम इस चीज को समझे, अगर मान लो सपोज आपने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करना था, ये आपने कोड बनाया, ये आपने कोड को गिटहब पे पुश कर दिया, एक बिल्डिंग के लिए किया, ठीक है। आपने उसकी टेस्टिंग की, क्वालिटी अश्योरेंस किया, डिप्लॉयमेंट का सर्वर लगाया, आपने डिफरेंट डिफरेंट सर्वर अपने सिस्टम पर लगा लिए। ये कोड का हम लोग सर्वर ले लेते हैं जो कि डेवलपर हैंडल करेगा, डेवलपर।
ये आपका, यहाँ पे आपका कोड पुश होगा, जो कि हम लोग ले लेते हैं गिटहब। ये मेरा हो जाएगा मान लो बिल्डिंग का सर्वर, कोई भी ले सकते हो आप, मार्वल, ग्रेडल एंड एटसेट्रा, कोई भी आपके ऊपर होता है ये। देन आपने बिल्डिंग के बाद क्या कराई, उसकी टेस्टिंग कराई, ठीक है। टेस्टिंग के भी बहुत मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। फिर आप क्या करते हो, क्वालिटी अश्योरेंस कराते हो, सिंटेक्स की भाई हमारा जो कोड बन के आया है, ठीक है, वो परफेक्ट है या नहीं है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका जो एक सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बना है नहीं बना, हेल्दी है नहीं है, सारी चीजें सिंटेक्स चेकिंग के लिए, हर एक चीज के लिए क्वालिटी अश्योरेंस किया जाता है। तब जाके आप उसका क्या करते हो, डिप्लॉयमेंट। अब मान लो मेरे सामने ये मल्टीपल टास्क है, अब ये तो होगा नहीं ना कि मैं इनके लिए मल्टीपल बंदे हायर करूं, इससे बोलूं डेवलपर से कोड डन हुआ गिटहब पे पुश कर, गिटहब के बाद मैं बिल्डिंग सर्वर पे पहुंचाने के लिए यहाँ पे एक अलग इंजीनियर बिठाऊंगी, गिट इंजीनियर, वो जाके आगे बिल्डिंग सर्वर पे पुश कराएगा, फिर बिल्डिंग सर्वर के ऊपर एक और इंजीनियर बैठा हुआ जो कि आगे टेस्टिंग वाले टास्क के ऊपर पुश करवाएगा। फिर इस तरीके से अगर हम लोग मैन्युअली देखें, एक टास्क के बाद दूसरे टास्क के बाद तीसरे टास्क, मतलब एक एक टास्क को डन करने के लिए आपको मैन्युअली अपने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, मैन्युअली आपको हर एक टास्क को डन कराना पड़ रहा है। उस काम को मैन्युअली कराने की बजाय काम का जो टाइम लग रहा है, अगर हम लोग यहाँ देखें इस टास्क को डन करने में, मान लो अगर मेरा 1 से 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, 1 से 2 घंटे लग रहे हैं, अगर मुझे ऐसे मल्टीपल सॉफ्टवेयर लॉन्च करने हैं और कंपनी में इतनी मैन पावर नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि आप थोड़ी सी देर में ये सारे काम कर लो, एक दिन में सारे काम कर लो, एक दिन में आप 50 सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे दो, डिप्लॉय करा दो, नहीं हो सकता ना, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप एक एक काम को मैन्युअली करने से बढ़िया है आप जेनकिंस के साथ इन सबको आपस में इंटीग्रेट करा दो, ऑटोमेशन पे चलेगा। विच मीन्स आपको खुद से कुछ नहीं करना, आपने डेवलपर से बोला गिटहब पे पुश करने के बाद, अब गिटहब के साथ आपने बिल्डिंग सर्वर अटैच कर दिया, बिल्डिंग सर्वर के साथ आपने टेस्टिंग सर्वर अटैच कर दिया, इसके साथ आपने क्वालिटी अश्योरेंस का सर्वर कनेक्ट कर दिया, फिर डिप्लॉयमेंट का, ये सब कुछ आपस में क्या हो गया, कनेक्ट, क्या हो गया, कनेक्ट। जब आपके ये सब आपस में करें, जब आपके मल्टीपल टूल्स, ठीक है, मल्टीपल टूल्स को आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हो, मल्टीपल सर्वर को आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हो, ताकि आपकी जो मैनुअल आपको करना पड़ रहा है वो काम मैनुअली की जगह ऑटोमेशन पे चला जाए, यही होता है हमारा जेनकिंस। तो इन सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, जेनकिंस का काम होता है इंटीग्रेशन का। जेनकिंस को कहा जाता है एक इंटीग्रेशन टूल है, जो कि क्या करता है, आपके CI/CD के प्रोसेसेस को डन कर देता है, विच मीन्स कंटिन्यू इंटीग्रेशन, कोई कोड हो रहा है वो जनरेट करेगा कंटिन्यू फॉर्म में और इसकी डिप्लॉयमेंट करके आपको दे देगा। आपका काम जहां 1 से 2 घंटे में हो रहा था, 15 से 20 मिनट में डन। सारा काम किसका है, जेनकिंस का है, आपने पुश करा दिया गिटहब पर, अब ये ऑटोमेशन पे चलेगा। यहाँ पे आपको अलग अलग बंदे बिठाने की जरूरत नहीं है, मैन्युअली काम कोई डन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक होगा। यही चीज होती है जेनकिंस इंटीग्रेशन टू, ठीक है। तो हमारा जो आज का मेन फोकस है, जेनकिंस क्या कहता है, जेनकिंस कहता है कि देखो मैं इंटीग्रेट तो कर दूंगा, अब टास्क को आप जब डिफाइन करोगे, किसी टास्क में अगर आप बताना चाहते हो कि भाई ये टास्क में सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग हो इस कोड की, किसी टास्क में आप चाहते हो डिफाइन करना जस्ट टेस्टिंग, एक में चाहते हो आप सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी अश्योरेंस हो और कुछ ना हो, तो उन टास्क के लिए आप क्या करो, जॉब रन करो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, मल्टीपल टास्क डिफाइन करने के लिए आप जॉब रन कर देते हो। मान लो ये मेरा एक टास्क हो गया, ये एक टास्क हो गया, ये एक टास्क हो गया, ये एक टास्क हो गया, मैंने 4 टास्क बता दिए अपने, मैंने बोला ये 4 एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ठीक है। टास्क 1 हो गया, टास्क 2 हो गया, इस तरीके से टास्क 3 हो गया और इसी तरीके से टास्क 4 हो गया। मैंने 4 टास्क डिफाइन कर दिए, 4 काम बता दिए कि ये 4 जॉब चलेंगी, चारों जॉब में डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। क्यों, क्योंकि जेनकिंस कहता है भाई जॉब चलाओ। जॉब क्या होती है, जिसके अंदर आप अपने जस्ट टास्क डिफाइन कर रहे हो, अपने काम बता रहे हो, भाई मुझे ये काम कराना है, ठीक है। अब क्या होता है, आपने टास्क 1 में बोला कि भाई, मैंने बोला कि टास्क 1 में बिल्डिंग करा दो, टास्क 2 में मैंने बोला टेस्टिंग, टास्क 3 में क्वालिटी अश्योरेंस, टास्क 4 में डिप्लॉयमेंट। ये डिफरेंट डिफरेंट जॉब मेरी बन के रेडी हो गई, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4। अब देखो, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट सेपरेटली जॉब्स को चला रहे हो, ठीक है, उन जॉब्स को जब आप कनेक्ट कर देते हो, इन सभी टास्क को आपस में कनेक्ट करके आप एक सिंगल जब जॉब चलाते हो, एक सिंगल टास्क जब चलाते हो, उसको हम लोग बोल देते हैं पाइपलाइन। क्या बोल देते हैं, पाइपलाइन।
तो हम लोग जब बोलते हैं ना जेनकिंस के अंदर पाइपलाइन क्या है, जेनकिंस के अंदर जॉब क्या है, जॉब इज नथिंग, जॉब जस्ट आपका टास्क है जो आप डिफाइन कर रहे हो। मान लो मैं बोलती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे एक टास्क में बिल्डिंग हो जाए, और बिल्डिंग कैसे हो, मान लो मेरे पास एक डॉकर फाइल है, डॉकर फाइल को मैं किस में बिल्डअप कराना चाहती हूँ, एक इमेज में। तो ये क्या है, एक बिल्डिंग का प्रोसेस, एक बिल्डिंग का टास्क, डॉकर फाइल को आप बिल्ड करा रहे हो एक इमेज में, डॉकर इमेज में, दैट इज अ बिल्ड टास्क। इसको आप जॉब में कन्वर्ट कर दो, जेनकिंस के ऊपर जाके एक जॉब चला दो, और ये टास्क डिफाइन कर दो, हो गई आपकी एक जॉब नंबर 1। इसी तरीके से जॉब 2 चला दो, जिसके अंदर आप दूसरा टास्क डिफाइन कर दो, जॉब 3 चला दो, तीसरा टास्क डिफाइन कर दो। इस तरीके से हम लोग सेपरेट सेपरेट टास्क डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने मेरी डिफरेंट सेपरेट सेपरेट जॉब्स के लिए सेपरेट सेपरेट टास्क डिफाइन कर दिए। मैं चाहती हूँ ये सारे के सारे जो जॉब्स है ना, सारे के सारे जो टास्क है, वो एक सिंगल टास्क में रन हो जाए, एक सिंगल जॉब में चल जाए। मतलब कि मेरा जॉब 1 के बाद जॉब 2 चल जाए, जॉब 2 के बाद जॉब 3, जॉब 3 के बाद जॉब 4। ठीक है, मुझे जॉब्स को भी खुद से जाके मैन्युअली आपस में कनेक्ट ना करना पड़े, ये खुद से करा, मतलब मैंने एक कुछ यूज करूंगी मैं इसके अंदर, कुछ प्लगइन्स बेसिकली यूज करते हैं, वो क्या होता है अभी हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे। मैंने क्या बोला, मल्टीपल जॉब्स को आपस में कनेक्ट किया, मल्टीपल टास्क को आपस में कनेक्ट कर दिया, और एक सिंगल जॉब चला दी, एक सिंगल टास्क, और ये डिप्लॉयमेंट होकर हमारा एक सॉफ्टवेयर लॉन्च होकर आ गया। आपने मल्टीपल टास्क को कनेक्ट किया, और एक सिंगल जॉब आपकी चलकर रेडी हो गई, और आउटपुट आ गया आपके पास आपका सॉफ्टवेयर। इसी को हम लोग बोलते हैं पाइपलाइन, जिसमें आप मल्टीपल जॉब्स को आपस में इंटीग्रेट करके एक सिंगल जॉब में डिफाइन कर देते हो, दैट इज कॉल्ड अ पाइपलाइन। ठीक है, सो बेसिकली जेनकिंस यही होता है मेन आपका, जेनकिंस के अंदर जॉब्स यही काम होता है, पाइपलाइन का ये काम होता है, जेनकिंस का काम इंटीग्रेशन का काम होता है। ठीक है, ये होता है मोटा मोटा ओवरव्यू आपके जेनकिंस के लिए। मेन आज हम लोग जो डिक्लेरेटिव पाइपलाइन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं उस पे पहुंचते हैं। उस पे पहुंचने से पहले भी हम लोग थोड़ी बहुत चीजें और डिफाइन कर लेते हैं। जेनकिंस अगर पाइपलाइन को सपोर्ट करता है ना, ठीक है, जेनकिंस जैसे कहता है वो पाइपलाइन सपोर्ट करता है। पाइपलाइन बोलता है कि भाई आप मल्टीपल जॉब्स की एक सिंगल पाइपलाइन चला दो, जिसमें आपकी एक जॉब चलेगी मल्टीपल टास्क की। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, पाइपलाइन तो करता है, लेकिन जेनकिंस कहता है पाइपलाइन में आप ये नहीं है कि आप एक ही पाइपलाइन चलाओ जिसके अंदर आपको अलग अलग जॉब रेडी करनी है और जॉब को आपस में कनेक्ट करके एक सिंगल पाइपलाइन सी रेडी कर देनी है। जेनकिंस कहता है मैं दो तरीके आपको देता हूँ आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, विच मीन्स जेनकिंस कहता है आपको दो पाइपलाइन प्रोसीजर प्रोसेस मिलते हैं। फर्स्ट आपको जो प्रोसेस वो प्रोवाइड करता है वो देता है आपको प्लगइन्स मेथड। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस जो जेनकिंस प्रोवाइड करता है वो देता है आपको कौन सा मेथड, ग्रूवी स्क्रिप्ट का। अब ग्रूवी स्क्रिप्ट और प्लगइन्स मेथड में क्या डिफरेंस है, इनके ऊपर हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है, सो प्लगइन्स मेथड में जैसा मैंने अभी आपको बताया, आपने यहाँ पे 4 टास्क डिफाइन किए थे, 4 टास्क में आपने इनको आपस में कनेक्ट किया और एक पाइपलाइन चला दी। इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली प्लगइन्स। लेकिन प्लगइन्स मेथड तो है, ये तो सिंपल पाइपलाइन हो गई ना। हम लोगों ने 4 टास्क को डिफाइन करके एक सिंगल टास्क रन कर दिया, एक सिंगल जॉब चला दी, इट इज कॉल्ड पाइपलाइन, जो कि मैंने अभी बताया। लेकिन इनको कनेक्ट करने के लिए आप किसी चीज का तो यूज करोगे ना, वो चीजें होती हैं, वो टूल्स होते हैं आपके प्लगइन्स। ठीक है, वो क्या होते हैं मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि ये आपके 4 थे टास्क, आपने जैसे ऊपर बताया 4 जॉब आपने रन की, डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट जॉब्स। ये 4 जॉब हो गई आपकी। जॉब 1 में आप जैसे बता रहे थे, क्या बता रहे थे, बिल्डिंग का प्रोसेस, कोड आने के बाद। ठीक है, सेकंड प्रोसेस में आप क्या बता रहे थे, टेस्टिंग का। थर्ड जॉब में आप क्वालिटी एश्योरेंस बता रहे थे। फोर्थ जॉब में हम लोग बता रहे थे डिप्लॉयमेंट। ठीक है, अब देखो 4 जॉब चला दी आपने। जॉब 1 में बिल्डिंग की टास्क डाल दिए, कमांड चला दी। जॉब 2 में आपने टेस्टिंग की कमांड रन करा दिए। थर्ड में क्वालिटी एश्योरेंस करा लिया। फोर्थ जॉब में डिप्लॉयमेंट करा दिया। 4 जॉब आपने सेपरेट सेपरेट रेडी कर दी। ठीक है, अब आप इन सबको आपस में एक पाइपलाइन में रन कराना चाहते हो। आप चाहते हो ये सब कुछ ऑटोमेशन में डन हो, विच मीन सारी चीजें, सारे जॉब एक बारी में रन होकर पाइपलाइन के फॉर्म में रन हो जाए। पाइपलाइन यही तो होता है, इंटीग्रेशन ऑफ मेनी जॉब्स। ठीक है, जेनकिंस में पाइपलाइन का मतलब ही होता है इंटीग्रेट कर देते हो आप मेनी टास्क को। जब आप मल्टीपल जॉब्स को एक सिंगल जॉब में एग्जीक्यूट करते हो, दैट इज कॉल्ड पाइपलाइन। तो अब हम लोग क्या कर रहे थे, इन सभी जॉब्स को आपस में कनेक्ट कर रहे थे और एक पाइपलाइन चला रहे थे। लेकिन वो पाइपलाइन हमारी बन तो रही थी,
ठीक है, देखो ये सारी जॉब्स को मिलाकर हमारी एक सिंगल जॉब चल रही थी, जिसको हम लोग बोल रहे थे ये है एक हमारी पाइपलाइन जो ऑटोमेटिक चलेगी। जब भी हम लोग कोई न्यू कोड ऐड ऑन करेंगे हमारे सेंट्रल रेपोजिटरी के ऊपर, ये ऑटोमेशन पे चल जाएगी हमारी जॉब, और हमारे पास न्यू सॉफ्टवेयर के अंदर न्यू चेंजेस होकर आ जाएंगे। तो इन जॉब्स को आप जब कनेक्ट कर रहे हो, तो कनेक्ट करने के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, उन प्रोसेस को, उस टूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लगइन्स। ठीक है, तो इनका जो कनेक्शन होता है वो किसके थ्रू हो पाता है, प्लगइन्स के थ्रू। हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच में इनको कनेक्ट करने के लिए प्लगइन्स यूज करते हैं। ठीक है, तो प्लगइन्स यूज करते हैं हम लोग। जस्ट अ सेकेंड। तो आपस में मल्टीपल जॉब्स को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो उस टाइम हम लोग प्लगइन्स मेथड का यूज करते हैं। प्लगइन्स बेसिकली नथिंग, आपने क्या किया, जो टास्क, जो सर्विसेज, जो पैकेजेस आपको मैन्युअली इंस्टॉल करने पड़ते थे ना, वो आप प्लगइन्स के फॉर्म में आपको मिले होते हैं। ठीक है, डिपेंडेंसीज वगैरह सब प्लगइन्स के फॉर्म में आपको जेनकिंस प्रोवाइड करता है। बस आप उन प्लगइन्स को इंस्टॉल कर दो और उनको मल्टीपल जॉब्स के साथ कनेक्ट करवा दो। तो अगर मान लो बिल्ड के साथ टेस्ट को कनेक्ट कराना है ना, तो आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस प्लगइन्स के थ्रू ही आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट करा सकते हो। इसी तरीके से टेस्टिंग के साथ क्यूए को अगर करवाना है ना कनेक्ट, तो प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। सेम क्यूए के साथ डिप्लॉयमेंट कराना तो प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। विच मीन्स अगर हमें एक सिंगल जॉब चलानी है ना, तो हमारे पास प्लगइन्स इंपॉर्टेंट है, हमें प्लगइन्स इंस्टॉल कराना कंपलसरी है। अगर प्लगइन्स नहीं है तो आपकी ये जॉब नहीं रन करेगी। आप कनेक्ट कैसे करोगे, आप अपने मल्टीपल जॉब्स को एक पाइपलाइन के फॉर्म में। तो पाइपलाइन, जो प्लगइन्स पाइपलाइन होता है, वो कहता है कि अगर आपके पास मल्टीपल जॉब्स है ना, तो उनको आप प्लगइन्स के थ्रू कनेक्ट कराओ और एक पाइपलाइन रन कर दो। लेकिन देखो ये ठीक नहीं है, अगर आप इस चीज की बात करो, ये ठीक मेथड नहीं है। पूछो क्यों? देखो यहाँ पे आपने मल्टीपल जॉब चला दी, उनको आपस में कनेक्ट कराने के लिए प्लगइन्स कर दिया। लेकिन मान लो अब मेरे पास ऐसे 20 टास्क है। ठीक है, 20 टास्क है, मतलब कि मुझे 20 जॉब चलानी पड़ेगी, सेपरेट 20 जॉब बनानी पड़ेगी। और उन 20 जॉब को कनेक्ट करने के लिए 20 प्लगइन्स चाहिए होगी मुझे। तब जाके मेरी एक पाइपलाइन चलेगी और तब जाके मेरा सॉफ्टवेयर डिप्लॉय होगा कस्टमर्स तक। अगर यहीं पे मेरे पास 200 टास्क है, तो 200 जॉब चलाऊं मैं सेपरेटली, मैन्युअली जाके 200 टास्क डिफाइन करूं, 200 जॉब चलाऊं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन डन करूं, 200 प्लगइन्स इंस्टॉल करूं, तब जाके मेरी एक पाइपलाइन डन होगी। तो अगर मान लो मेरे ये सब कुछ काम करने में मेरे को बहुत टाइम लग रहा है, तो इस तरीके से तो कंपनी को तो बहुत लॉस हो जाएगा ना, उनका तो टाइम कंज्यूम ही नहीं हो पाएगा। एक ही बंदा काफी घंटे घंटों पर एक जॉब को, एक पाइपलाइन को रन करने में लगा रहेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप क्या करो, प्लगइन्स मेथड की जगह ग्रूवी स्क्रिप्ट का मेथड यूज करो। क्यों? क्योंकि भाई ग्रूवी स्क्रिप्ट में ना बहुत सारी फंक्शनैलिटी है। टाइम को, रिसोर्सेस को, कॉस्ट को, इन सबको मेजर करते हुए, इन सबको सोचते हुए, इनके बारे में थिंक करते हुए ग्रूवी स्क्रिप्ट का मेथड लाया गया मार्केट में। ग्रूवी स्क्रिप्ट में क्या होता है, ग्रूवी स्क्रिप्ट में नहीं कहा जाता कि आपको 20 टास्क है ना अगर आपके पास, तो 20 जॉब चलाओ डिफरेंट डिफरेंट सेपरेटली। आप क्या करो, एक सिंगल जॉब चलाओ और उस सिंगल जॉब के अंदर ये सारे के सारे टास्क डिफाइन कर दो। वो कैसे करोगे? जैसे कि देखो, ग्रूवी स्क्रिप्ट का नाम ही डिफाइन कर रहा है ग्रूवी स्क्रिप्ट, मतलब कि इसके अंदर आप एक स्क्रिप्ट रन करने वाले हो। वो स्क्रिप्ट कैसी होती है, जैसे हमें पता है हम लोग शेल स्क्रिप्टिंग में एक स्क्रिप्ट चलाते हैं, एक फाइल के अंदर स्क्रिप्ट डाल देते हैं पूरी, कि हमें क्या क्या एग्जीक्यूट कराना है, कौन कौन सी कमांड चलानी है ना। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल लॉन्च कर लेते हैं। ठीक है, एक फाइल चला लेते हैं और उसके अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं शेल स्क्रिप्टिंग में जैसे करते हैं। बट यहाँ पे हम लोग फाइल की जगह हम लोग क्या करेंगे, जेनकिंस के ऊपर ही, जेनकिंस के ऊपर ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड होता है पाइपलाइन का, आप वहां पे ही स्क्रिप्टेड पाइपलाइन या फिर डिक्लेरेटिव पाइपलाइन यूज करते हो। अब वो दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोग जस्ट अभी कवर अप करेंगे, पहले हम लोग देखते हैं इसके अंदर ग्रूवी स्क्रिप्ट पाइपलाइन क्या है। तो उसके अंदर आप क्या करते हो, पाइपलाइन के ऑप्शन में जाते हो और एक पाइपलाइन चलाते हो, एक स्क्रिप्ट चलाते हो। और उस स्क्रिप्ट के अंदर आप क्या डिफाइन करते हो, अपने स्टेजेस, विच मीन्स आप यहाँ टास्क में अपने स्टेजेस डिफाइन कर देते हो। आप बोलते हो फर्स्ट स्टेज में चाहता हूँ बिल्ड का चले, तो यहाँ पे आप क्या बता दोगे, फर्स्ट स्टेज में बिल्ड है। सेकंड टास्क अगर आपका टेस्टिंग का, तो आपने यहाँ पे क्या बता दिया, सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज में आपने बोल दिया मेरा सेकंड स्टेज क्या था, टेस्टिंग का, तो मैंने बोला यहाँ पे सेकंड स्टेज मेरा क्या है, टेस्टिंग का।
जस्ट अ सेकेंड, सेकेंड स्टेज टेस्टिंग का। मैंने कहा इसी तरीके से मेरा थर्ड स्टेज था क्यूए का, क्वालिटी एश्योरेंस। मैंने कहा इसी तरीके से मेरा फोर्थ स्टेज था डिप्लॉयमेंट का। अगर ऐसे ही मेरे पास 20 टास्क है, 20 जॉब है, तो मैं 20 के 20 टास्क यहाँ डिफाइन कर दूंगी स्टेजेस के फॉर्म। इस तरीके से हम लोग एक स्क्रिप्ट चलाते हैं, उस स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग स्टेजेस डिफाइन कर देते हैं, अपने टास्क डिफाइन कर देते हैं, और वो एक सिंगल पाइपलाइन, एक सिंगल जॉब के फॉर्म में वो पाइपलाइन रन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेपरेट सेपरेट 200 जॉब बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, 200 टास्क डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप सिंपल एक स्क्रिप्ट चलाते हो, उस स्क्रिप्ट के अंदर स्टेजेस में अपने काम को, अपने टास्क को डिफाइन कर देते हो, और आपकी एक सिंगल जॉब रेडी होकर चल जाती है, रन हो जाती है सिंपली, डिप्लॉयमेंट भी डन। तो इसीलिए कहा गया कि आप ग्रूवी स्क्रिप्ट का मेथड यूज करो। आपने यहाँ पे क्या कर लेते हो, स्टेजेस को डिफाइन, ये मेरे स्टेजेस हो गए। तो जहां पे हमें जॉब चलानी पड़ रही थी वहां पे हम लोगों ने स्टेजेस चलाने शुरू कर दिए, टाइम बचा, ठीक है, रिसोर्सेज बचे आपके। तो इस वजह से कंपनी मूव होने लगी, सारी इंडस्ट्रीज ग्रूवी स्क्रिप्ट के मेथड पर। अब देखो आगे, रीजन यही नहीं था इनके बिहाइंड कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो बेनिफिट मिल रहा था वो स्टेजेस का मिल रहा था, कि आपको यहाँ पे आप स्टेजेस डिफाइन कर सकते हो, आप एक सिंगल ही जॉब में सारे टास्क डिफाइन कर दो। सिर्फ और सिर्फ यही बेनिफिट नहीं था कि ग्रूवी स्क्रिप्ट की साइड मूव किया गया। देर आर मेनी फंक्शनैलिटी, बहुत सारी फंक्शनैलिटी थी, फीचर्स थे ग्रूवी स्क्रिप्ट के, कि जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज, सब आपकी ग्रूवी स्क्रिप्ट मेथड को यूज करने लग गई। सेकेंड अगर मैं बात करूं, देखो फर्स्ट मेथड तो यही था कि आप एक ही जॉब के अंदर अपने मल्टीपल स्टेजेस को डिफाइन करके एक सिंगल जॉब चला रहे थे। सेकेंड जो बेनिफिट ग्रूवी स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करता है वो ये कहता है कि इन केस मान लो आपने यहाँ पे 4 जॉब चलाई, 4 टास्क डिफाइन की, इन केस मान लो मेरा जो क्वालिटी अश्योरेंस, ये तो थर्ड टास्क है ना, ये परफेक्टली डन नहीं हुआ, परफेक्टली चला नहीं, एरर आ गया कोई, तो अब क्या होगा, मैं इसके अंदर दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन करूंगी अपने थर्ड टास्क की, दोबारा से कुछ इसके अंदर मॉडिफिकेशन करके इस टास्क को दोबारा रन करने की कोशिश करूंगी। बट मेरे पास ये नहीं है ना कि मैं सीधा थर्ड टास्क के दोबारा रन कर दूं, मुझे मेरी जॉब को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बिगनिंग से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, जब तक कि वो थर्ड स्टेज तक नहीं पहुंचती। तो मतलब कि अगर मेरे बिल्ड वाले टास्क में 1 घंटा लग रहा था, टेस्ट वाले टास्क में 2 घंटे लग रहे थे, तो अब मुझे दोबारा से मेरे वो 3 घंटे इन दोनों टास्क में दोबारा देने पड़ेंगे, इन दोनों जॉब के लिए दोबारा देने पड़ेंगे, जो ऑलरेडी मुझे पता है अच्छे से परफेक्टली रन हो गई है, स्टिल मुझे ये करना पड़ेगा। तो मतलब कि क्या हो रहा था, प्लगइन्स मेथड में आपको बिल्डिंग, अगर आपका कोई पर्टिकुलर जो जॉब है वो नहीं चल पा रही थी, आप उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन तो डन कर सकते हो, लेकिन आप उसको उसी स्टेज से उसी पर्टिकुलर टास्क से रीस्टार्ट नहीं कर सकते, उसी पर्टिकुलर जॉब से रीस्टार्ट नहीं कर सकते। आपको अपनी जो जॉब है उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से चलाना पड़ेगा, जो स्टार्टिंग टास्क था बिल्डिंग का पहले वो डन होगा, फिर आपका टेस्टिंग का टास्क डन होगा, तब जाके वो क्वालिटी एश्योरेंस वाले टास्क पे आएगा। और मान लो फिर इसके अंदर कुछ एरर आ गया, दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन करो और दोबारा से अपनी जॉब चलाओ, फिर आ गया फिर दोबारा करो। तो इसीलिए कहा गया कि ग्रूवी स्क्रिप्ट में ना हम लोग ऐसा फीचर डालेंगे कि बंदे को ना वेट ना करना पड़े। मतलब कि अगर आपका फर्स्ट सेकंड टास्क अच्छे से चल रहा है ना, तो दोबारा से उसको बार बार रिपीट करके चलाना ना पड़े, अगर जहां इशू है ना वहीं से रीस्टार्ट कर दो। तो अगर मेरा थर्ड वाला क्वालिटी अश्योरेंस के टेस्ट में टास्क में कोई इशू आया ना, तो मैं क्या करूंगी, ग्रूवी स्क्रिप्ट के मेथड में मेरा फर्स्ट स्टेज अच्छे चल गया, सेकंड स्टेज अच्छे से चल गया, थर्ड स्टेज में इशू आ रहा है, तो थर्ड स्टेज से ही थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन करके, मॉडिफिकेशन करके थर्ड स्टेज को रीस्टार्ट कर दूंगी। थर्ड स्टेज रीस्टार्ट, सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेज चलेगा, अगर कोई इशू आता है दोबारा चेंजेस करो और थर्ड स्टेज से रीस्टार्ट कर दो, फिर इशू आता है थर्ड स्टेज से रीस्टार्ट करके चेंजेस करके डन कर दो उसको। तो इस तरीके से हमें जो बेनिफिट मिला, नेक्स्ट फंक्शनैलिटी जो हमें फीचर मिला ग्रूवी स्क्रिप्ट में, वो ये था कि आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, जो कि आपको प्लगइन्स मेथड में नहीं मिला। अब इतना ही नहीं, एक और इसने आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया, वो क्या था, यहाँ देखो आप रीस्टार्ट कर सकते हो, इवन आप यहाँ पे स्किप ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, विच मीन्स अगर आप प्लगइन्स मेथड में देखो, अगर आप चाहते हो क्यूए का अगर टास्क नहीं चल रहा ना, उस वाले मेथड को आप क्या कर दो, स्किप। इस वाले मेथड को मैं क्या चाहती हूँ, स्किप करना। स्किप मतलब मैं चाहती हूँ मेरी पूरी जॉब चल जाए लेकिन ये वाला टास्क ना चले, ये वाली जॉब ना चले।
मुझे इस जॉब को, अगर ये मैंने अभी इसको कनेक्ट किया ना प्लगइन्स के थ्रू, मैं ये नहीं चाहती कि अभी प्लगइन्स के थ्रू कनेक्ट किया तो मैं इसको पहले रिमूव करूं तब जाके दोबारा एक न्यू जॉब बनाऊं। मैं चाहती हूँ ये सिंपली स्किप हो जाए, लेकिन आप ये कर ही नहीं सकते प्लगइन्स में। अगर आप चाहते हो थर्ड वाला टास्क ना चले, थर्ड वाली जॉब ना रन हो, तो आप एक न्यू जॉब क्रिएट करो और उनको आपस में कनेक्ट करो प्लगइन्स के थ्रू, तब जाके आप अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। विच मीन्स अगर आप क्यूए वाला टास्क नहीं डिफाइन करना चाहते तो सिर्फ और सिर्फ एक न्यू जॉब चलाओ जिसमें 3 टास्क डिफाइन करो, बिल्डिंग, टेस्टिंग और डिप्लॉय प्लगइन्स मेथड में। लेकिन ग्रूवी स्क्रिप्ट कहता है ऐसा कुछ नहीं है। नहीं चलाना ना क्यूए का टास्क, सिंपल मत चलाओ, उसको स्किप कर दो। सोचो है ही नहीं वो आपके पास, स्किप करो, अपने 3 टास्क चला दो, आपकी पाइपलाइन जनरेट होकर रेडी हो गई। ठीक है, रन हो गई आपकी पाइपलाइन। 3 टास्क की 3 स्टेजेस की एक जॉब बन गई आपके सामने। आपको दोबारा से स्क्रिप्ट नहीं लिखनी पड़ी, आपने उसी में बोल दिया भाई मुझे क्यूए वाला टास्क चलाना ही नहीं है, मैंने उसको स्किप भी कर दिया बिल्कुल। क्या ये मिल रहा था हमें प्लगइन्स में? बिल्कुल नहीं, हमें तो ये मेथड ही नहीं मिल रहा, ये तो फीचर ही नहीं मिल रहा। इवन आप प्लगइन्स में, प्लगइन्स वाले जो पाइपलाइन होती है प्लगइन्स मेथड वाले में, कोई भी लूप कंडीशन नहीं लगा सकते जो कि आप ग्रूवी स्क्रिप्ट में लगा सकते हो। कोई एक्स्ट्रा फीचर आपको ऐड ऑन करना है ग्रूवी स्क्रिप्ट में कर लो, कोई एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करनी है ग्रूवी स्क्रिप्ट में कर लो, जो कि प्लगइन्स वाले में पॉसिबल ही नहीं है। इतना ही नहीं, एक बेनिफिट हमें ये मिला, देखो हमें पता है जब भी हम हमारी फर्स्ट जॉब को रन करते हैं तो उसके लिए हमें यूजर इंटरफेस करना पड़ता है, यूआई जेनकिन सर्वर का कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, उसको ऑन करना पड़ता है। तो अब मान लो ये मेरा है जेनकिन सर्वर, ये मेरा हो गया जेनकिन सर्वर। ठीक है, ये जेनकिन सर्वर की मान लो आईपी एड्रेस हो गई ये। इस तरीके से मान लो इसकी हो गई आईपी एड्रेस। ठीक है, ये आईपी एड्रेस हो गई इसकी। अब मैंने क्या बोला, ये इसका आईपी एड्रेस तो हो गया। मैंने बोला कि जब भी मैं अपनी प्लगइन्स के मेथड में, जब भी मुझे कोई जॉब रेडी करनी थी, जॉब चलानी होती थी, मुझे अपना जेनकिन्स का यूजर इंटरफेस लॉगिन करना पड़ता था। यहाँ आकर मुझे क्या कहना पड़ता था, यहाँ आके मेरी एक जॉब चला दो, जॉब 1। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, प्लगइन्स इंस्टॉल करते थे, फिर चलाते थे अपनी जॉब 2। फिर प्लगइन्स इंस्टॉल करते थे, फिर चलाते थे आप अपनी जॉब 3। फिर प्लगइन्स इंस्टॉल करते थे, फिर चलाते थे आप अपनी जॉब 4। आपने 4 जॉब चलाई। अब इन सबको आपको एक पाइपलाइन में जनरेट करना है, तो आप इन सबको कनेक्ट करने के लिए आपने प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिए और कनेक्ट करके एक जॉब, एक सिंगल जॉब चला दी, जॉब 5। आपका काम हो गया प्लगइन्स में। लेकिन अगर आपका यूजर इंटरफेस लॉगिन ही ना करे तब तक आप अपनी जॉब नहीं चला सकते। ठीक है, अगर इसका लॉगिन कंसोल किसी और बंदे के पास है, आपको दिया ही नहीं गया, तो क्या करोगे आप, जॉब चला पाओगे? बिल्कुल नहीं चला पाओगे। तो यही चीज तो थी मार्केट में कि भाई सबको तो अब हम अपना लॉगिन कंसोल नहीं दे सकते ना सिक्योरिटी पर्पस के लिए। हर एम्प्लॉय को दे दिया तो कोई क्या मिसयूज कर ले पता नहीं होता। तो इसीलिए मार्केट में कहा गया कि आप ग्रूवी स्क्रिप्ट में देखो, ग्रूवी स्क्रिप्ट में आपके पास ये कंडीशन है, आप ये लूप लगा सकते हो। आप क्या करो, जेनकिंस के ना एजेंट्स बना के रख लो। एजेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे अगर आपको पता हो, आपने डॉकर स्वैम्प पढ़ा होगा, क्लस्टर क्यूबरनेटीज क्लस्टर सेटअप किया होगा, तो आपको आइडिया होगा। आप क्या करते हो, एक मास्टर होता है आपका, ठीक है, और उसी के साथ आप 2 ऐसे टेम्पररी मास्टर बना के रखते हो, 2 या 1 ऐसे टेम्पररी मास्टर बना के रखते हो, जो कि क्या करता है, जो कि इन केस आपका जो परमानेंट मास्टर है वो एक्टिव नहीं है, वो उसकी हेल्थ वेल नहीं है, तो आपके जो टेम्पररी मास्टर है वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। सेम प्रोसीजर यहाँ होता है। अगर आपका वर्कलोड जेनकिन सर्वर के ऊपर बहुत ज्यादा हो गया, सारी जॉब्स यहाँ रन कर दोगे, वर्कलोड बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है, यहाँ पे इतना इनफ स्पेस नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे, अपना जेनकिंस का न्यू सेटअप तो करोगे नहीं, आप क्या करो, एजेंट्स बना के रख लो, जेनकिंस के एजेंट्स। मतलब कि जेनकिंस हो गया आपका मेन परमानेंट मास्टर, और ये 2 हो गए उसके एजेंट्स, टेम्पररी मास्टर। सॉरी, एजेंट 1 और ये हो गया आपका एजेंट 2। ठीक है, 2 एजेंट्स आपने रेडी कर लिए। अब क्या होगा, जब वर्कलोड अगर जेनकिंस को लगता है भाई बहुत ज्यादा आ रहा है, वो कहेगा कि ये वाली जो जॉब आप चला रहे हो ना वो एजेंट 1 पे भेज दो। जेनकिंस का मन किया तो एजेंट 2 पे भिजवा दी उसने जॉब अपनी। ठीक है,
तो इस तरीके से ये दोनों एज अ टेम्पररी मास्टर काम करते हैं। जेनकिन सर्वर थोड़ा डाउन है तो सारी जॉब कहाँ चलेगी, एजेंट 1 और 2 के ऊपर। ट्रैफिक क्या हो गया, स्वैप हो गया आपका। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है एजेंट्स का, तो ये आपको ग्रूवी स्क्रिप्ट में मिलता है। ठीक है, आप एजेंट्स बना सकते हो। प्लस अभी हम लोग जैसे यूजर इंटरफेस की बात कर रहे थे, यूजर इंटरफेस में क्या होता है, देखो जहां पे आपको प्लगइन्स मेथड में जेनकिंस को लॉगिन ही करना पड़ता था, वहीं पे आप अपनी जॉब चला सकते हो। ग्रूवी स्क्रिप्ट में आपको बेनिफिट मिलता है। आप क्या करो, मान लो एक बंदा बैठा है, ठीक है, कंपनी का एक बंदा है, इसको लॉगिन कंसोल नहीं दिया गया जेनकिंस का। ये क्या कर रहा है, अपने रिमोट एनवायरमेंट पर इसने रिमोट रेपोजिटरी बना ली, उसके ऊपर इसने मान लो एक डॉकर फाइल बना ली है, ठीक है, या कोई भी फाइल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, कोई भी फाइल इसने रेडी करी, ये इसने फाइल बनाई रिमोट लोकेशन पर, सारी कोडिंग यहाँ पे कर दी। अब इसने इसको कहाँ पुश कर दिया, गिटहब के ऊपर। ठीक है, इसने यहाँ पे गिटहब के ऊपर इसको पुश कर दिया। तो इसने अपने एनवायरनमेंट पर एक फाइल लॉन्च करी स्क्रिप्ट के फॉर्म में, उसके अंदर सारे स्टेजेस डिफाइन कर दिए, गिटहब के ऊपर पुश कर दिया। अब गिटहब आपका इंटीग्रेटेड था जेनकिंस के साथ। ठीक है, आपने क्या किया, गिटहब को इंटीग्रेट करवा लिया होगा जेनकिंस के साथ। वो कैसे, देखो कंपनी जब अपने कोई भी लोकल कोड अपने डेवलपर से पुश करवाती है ना, तो वो बोलती है कि इस मेन रेपोजिटरी पे करवा दो। क्यों, क्योंकि ये मेन रेपोजिटरी आपके जेनकिंस के साथ कनेक्टेड है या कोई बिल्डिंग सर्वर के साथ कनेक्टेड है, ताकि उस कोड को बिल्ड करवाया जा सके। ठीक है, तो गिटहब के ऊपर कोई होगी सेंट्रल लोकेशन जहाँ पे इसकी वर्जनिंग मेंटेन हो रही होगी एंड आगे की कंपाइलिंग बिल्डिंग कराने के लिए वो लोकेशन बनाई गई होगी। तो गिटहब के ऊपर एक सेंट्रल लोकेशन के ऊपर इसने रिमोट फाइल पड़ी जो थी डॉकर फाइल, उसको सेंड किया, पुश किया, गिटहब इंटीग्रेटेड था जेनकिंस के ऊपर, ऑटोमेटिकली वो फाइल पहुंच गई जेनकिंस पर और जॉब चल गई, डिप्लॉयमेंट का टास्क डन। ठीक है, और लगता है जेनकिंस के ऊपर बहुत लोड है, जेनकिंस की जगह उसके एजेंट्स के पास चली गई, डिप्लॉयमेंट का टास्क डन। आपको यहाँ पे यूजर यूजर इंटरफेस करना नहीं पड़ा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको फर्स्ट टाइम यूजर इंटरफेस करना पड़ता है एक बनाने के लिए। जैसे आप गिटहब के ऊपर एक मास्टर ब्रांच बनानी पड़ती है ना, एक बार उसके अपने गिटहब के अकाउंट को लॉगिन करने के लिए, सेम आपके जेनकिंस के ऊपर आपको एक सिर्फ और सिर्फ वन टाइम आपको जेनकिंस का यूजर इंटरफेस लॉगिन करना पड़ता है। उसके बाद आप रिमोट लोकेशन से जितनी बार अगर मॉडिफिकेशन करके कोई जॉब चलाना चाहते हो, आप इजीली कर सकते हो। क्योंकि जब भी न्यू जॉब चलती है, आप उसको ऐसे रिमोट लोकेशन से तो सेंड नहीं करा सकते, आपके पास एक जॉब बनी हुई तो होनी चाहिए ना, उसी के ऊपर आप आगे जाके पुश करने वाले, उसी के अंदर आपने स्टेजेस डिफाइन कर दिए। ठीक है, तो एक बार आपको फर्स्ट टाइम आपको यूजर इंटरफेस करना पड़ता है, बट उसके बाद नहीं। तो ये बेनिफिट हुआ इंडस्ट्रीज को कि अगर वो सिक्योरिटी पर्पज से अपने एम्प्लॉयज को, अपने डेवलपर्स को कोड लिखवा रहे हैं उनसे, और कोड को वो जेनकिंस के लॉगिन कंसोल पे जाके, या जॉब नहीं चलवाना चाहते उनसे उनसे बोल देंगे भाई तू पुश कर दे, अपने आप जॉब चल जाएगी हमारी, बस तुझे कुछ नहीं करना, अपने रिमोट लोकेशन के ऊपर उस स्क्रिप्ट को चला देना है। ठीक है, स्क्रिप्ट को मेन रेपोजिटरी के ऊपर पहुंचा दे, बाकी का काम सब कुछ डन हो जाएगा खुद ही। तो ये बेनिफिट हुआ ग्रूवी स्क्रिप्ट का। ठीक है, अब देखो ग्रूवी स्क्रिप्ट, इस स्क्रिप्ट के अंदर भी ना बहुत, जस्ट ग्रूवी स्क्रिप्ट में अंदर भी क्या होता है, आपके बहुत मेथड्स होते हैं, विच मींस जेनकिंस जो ग्रूवी स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करता है, जेनकिंस कहता है मैं दो तरीके देता हूँ, इसके भी दो वे प्रोवाइड करता है आपको, विच मींस टू मेथड्स होते हैं आपको अपनी स्क्रिप्ट को चलाने के लिए। फर्स्ट मेथड होता है आपका, स्क्रिप्टेड पाइपलाइन, सेकंड होता है डिक्लेरेटिव, विच मींस जब आप अपनी स्क्रिप्ट चलाते हो तो उसके भी दो टाइप होते हैं। एक होता है स्क्रिप्टेड पाइपलाइन, पाइपलाइन को चलाने का फर्स्ट मेथड स्क्रिप्टेड पाइपलाइन, और सेकंड होता है आपका डिक्लेरेटिव पाइपलाइन। डिक्लेरेटिव पाइपलाइन, ठीक है, तो ये दो मेथड होता है। अब इन दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है, कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। देखो जस्ट आपने क्या किया, ये आपकी स्क्रिप्टेड थी, ये आपकी हो गई डिक्लेरेटिव पाइपलाइन। स्क्रिप्टेड पाइपलाइन चलाने का जो सिंटेक्स होता है वो स्टार्ट होता है नोड से, क्योंकि इसके अंदर जेनकिन सर्वर एक सपोर्ट करता है, एजेंट्स नहीं सपोर्ट करता। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है, स्क्रिप्टेड पाइपलाइन एजेंट्स को सपोर्ट नहीं करता। आप अपनी जितनी बार जॉब चलाओगे, जितनी बार फाइल के अंदर चेंजेस करके जॉब चलाना चाहोगे, वो स्क्रिप्टेड पाइपलाइन में सिर्फ और सिर्फ जेनकिन सर्वर पर ही जाएगी। लेकिन डिक्लेरेटिव पाइपलाइन में वो कहाँ जाएगी, आपके एजेंट्स के ऊपर भी सपोर्ट करेगा, विच मीन्स आप अपने पाइपलाइन को अगर चलाना चाहते हो अपनी जॉब्स को, तो एजेंट्स के ऊपर भी
पर्टिकुलर एजेंट के ऊपर भी चला सकते हो। तो यहाँ पे आपको नोड डिफाइन करना पड़ता है, देन आप कैली ब्रैकेट लगाते हो। कैली ब्रैकेट के बाद आप क्या डिफाइन करते हो उसके अंदर, स्टेजेस। तो मान लो मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने कहा मुझे फर्स्ट स्टेज चलाना है, स्टेज चलाना है मेरे को, फिर कैली ब्रैकेट लगाओ और इस स्टेज के अंदर डिफाइन करो क्या है। मैंने को बोला कि फर्स्ट स्टेज में मुझे क्या चलाना है, बिल्डिंग करानी है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ब्रैकेट के अंदर कैली ब्रैकेट है अब, और ये कैली ब्रैकेट के बीच में इनका ना स्पेस होता है यहाँ पे, ये कुछ सिंटेक्स में वो बाय डिफॉल्ट उठा लेता है, अभी हम लोग खुद से लिख रहे हैं तो इस तरीके से होता है। फर्स्ट स्टेज आपने बिल्डिंग किया, यहाँ पे आप कमांड डालोगे, आपने कुछ भी कमांड डाल दी, ठीक है, इस तरीके से आपका फर्स्ट स्टेज हो गया रेडी, ये होगा। सेकंड स्टेज के लिए इसी स्टेज के नीचे एक नेक्स्ट स्टेज बनाओ। आपने सेकंड स्टेज में क्या डिफाइन कर दिया, टेस्टिंग। आपने यहाँ टेस्टिंग के लिए कैली ब्रैकेट लगाया, यहाँ डिफाइन किया टेस्टिंग की कमांड, आपने कुछ भी कमांड डाल दी यहाँ पे, फिर आपने क्लोज किया अपना स्टेज, थर्ड स्टेज लिखा इसी स्टेज के नीचे, थर्ड स्टेज। तो इस तरीके से बेसिकली ये वर्क करता है, ठीक है। ऑलरेडी आपकी स्क्रिप्टेड पाइपलाइन की जो वीडियो है वो बनी हुई है, आई होप जब आप उसको पढ़ोगे तो स्क्रिप्टेड पाइपलाइन का कंसेप्ट आपको इजीली कवर अप हो जाएगा। हम लोग डिक्लेरेटिव पाइपलाइन के सिंटेक्स की बात करते हैं, बिकॉज स्क्रिप्टेड में और कुछ नहीं होता, आप जस्ट नोड डिफाइन करते हो और अपने स्टेजेस डिफाइन कर देते हो, आपकी पाइपलाइन रन हो जाएगी, आपकी जॉब चल जाएगी, पाइपलाइन रेडी हो जाएगी, एंड जस्ट आपके जेनकिन सर्वर के ऊपर आपकी पाइपलाइन रेडी होके तैयार हो गई। अब आप अपना कंसोल लॉगिन कर लो, विच मीन्स आप जो भी सॉफ्टवेयर बनाया आपने उस पाइपलाइन के अंदर, जो भी आपने XYZ कॉन्फ़िगरेशन की थी, कोडिंग की थी, उस अकॉर्डिंग आपके सामने आपका आउटपुट आ गया, उस आउटपुट को अब आप एक्सेस कर सकते हो। सो सेम डिक्लेरेटिव पाइपलाइन में होता है। डिक्लेरेटिव पाइपलाइन में मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, ये क्या करता है, एजेंट्स को सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले आप इसमें डिफाइन करते हो पाइपलाइन, कि ये पाइपलाइन है। पाइपलाइन के बाद आप बताते हो कोई भी एजेंट, अगर आपको एक पर्टिकुलर एजेंट देना है तो आप बता दो इस एजेंट को एजेंट 1 है, एजेंट 2 है, नाम दे दो। मैं कह रही हूँ कोई भी एजेंट पे चला दे, विच मीन्स एजेंट 1 पे भी, एजेंट 2 पे भी, तो ये वहां चल जाएगा, ये जेनकिन सर्वर पे भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ क्या डिफाइन करते हो, स्टेजेस। तो स्टेजेस मैंने डिफाइन किए। अब स्टेजेस के बाद एक स्टेज डिफाइन करते हो, ठीक है। स्टेज के अंदर आप डिफाइन क्या करते हो, जो भी आपका टास्क है। मान लो मैंने बोला बिल्डिंग का टास्क है, अब बिल्डिंग के टास्क जब आपने स्टेज डिफाइन कर दिया, उसके अंदर आप डिफाइन करते हो स्टेप्स को, ठीक है। उस स्टेप्स के अंदर आप अपनी कमांड डालते हो। जैसे फर्स्ट स्टेप्स में आपने बिल्डिंग का बोला, तो सबसे पहले तो जैसे उसने पुल कर लिया आपका सोर्स कोड और बिल्ड करके आपको प्रोवाइड कर दिया, तो फर्स्ट स्टेज आपने इस तरीके से बना लिया। तो ये बेसिकली ये प्रोसेस डन होता है इस तरीके से। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे भी एक इसका कुछ सिंटेक्स इस तरीके से होता है, ठीक है। 4 कैली ब्रैकेट आएंगे एंड में, फिर आप सेकंड स्टेज कहाँ स्टार्ट करोगे, जब आपका फर्स्ट वाले स्टेज का ये कैली ब्रैकेट 1 कैली ब्रैकेट ये वाला और सेकंड स्टेप्स वाले का कैली ब्रैकेट एंड अप होगा, विच मींस फर्स्ट स्टेज वाले का कैली ब्रैकेट यहाँ एंड अप हुआ और स्टेप्स वाले का यहाँ, तो इसी के नीचे नेक्स्ट स्टेज आएगा आपका स्टेज 2। इसमें आप डिफाइन कर दो, आपने टेस्ट बोला, यहाँ बता दो टेस्ट, यहाँ बता दो आप टेस्ट है। इसके अंदर बता दो स्टेप्स क्या है, ठीक है। इसके अंदर आप अपनी कमांड चला दो, इस तरीके से आपका बेसिकली ये डन होता है, ठीक है। तो ये एक सिंटेक्स में चलता है, जब अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये तो जस्ट अभी हम लोग खुद से मैनुअल सिंटेक्स लिख रहे हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। तो जस्ट नथिंग होता कुछ नहीं, नोड के स्क्रिप्टेड पाइपलाइन में आप नोड बताते हो, जो जेनकिन सर्वर पे बाय डिफॉल्ट आपकी पाइपलाइन रेडी होगी, और स्टेजेस बता देते हो सिंपली। डिक्लेरेटिव में आप पाइपलाइन भी बताते हो कोई भी एजेंट पे चला दे भाई। स्टेजेस के अंदर आप स्टेज और स्टेप्स बताते हो, और स्टेज बताते हो भाई कौन सा स्टेज चलाना है, स्टेप्स बता देते हो उसकी कमांड, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है डिक्लेरेटिव और स्क्रिप्टेड पाइपलाइन का। प्लस अब जैसे हमें मेन डिफरेंस पता चल गया, डिक्लेरेटिव पाइपलाइन एजेंट्स को सपोर्ट करता है, स्क्रिप्टेड पाइपलाइन नहीं करता। इनके अंदर और ज्यादा फीचर्स होते हैं और वो फीचर्स सिमिलर होते हैं, जैसे कि हमारे ग्रूवी स्क्रिप्ट और प्लगइन्स के अंदर, विच मीन्स जहां पे प्लगइन्स मेथड स्किप वाला ऑप्शन जो है कि किसी पर्टिकुलर टास्क को स्किप कराना चाहता है, वो वाला ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर पाता, वो वाला ऑप्शन नहीं सुटेबल है उसको, तो उसी तरीके से स्क्रिप्टेड पाइपलाइन भी स्किप वाला ऑप्शन नहीं लेता,
वो भी प्रोवाइड नहीं करता हमें स्किप वाला ऑप्शन। रीस्टार्ट वाला ऑप्शन आपको स्क्रिप्टेड पाइपलाइन में नहीं मिलता। लूप और कंडीशन आप स्क्रिप्टेड पाइपलाइन में नहीं लगा सकते। ये सारे जितने भी फीचर्स और फंक्शनैलिटी जो ग्रूवी स्क्रिप्ट में और प्लगइन्स के मेथड में हम लोगों ने डिफरेंस कवर अप किया था, वही सारा डिफरेंस इन दोनों के बीच में। डिक्लेरेटिव पाइपलाइन आपको किस किस को सपोर्ट करता है? डिक्लेरेटिव पाइपलाइन कहता है वो स्किप वाला मेथड भी सपोर्ट करेगा, वो आपका रीस्टार्ट मेथड भी सपोर्ट करेगा, वो आपको लूप और कंडीशन भी लगाने देगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमें स्क्रिप्टेड पाइपलाइन में नहीं मिलती, और सबसे बड़ा एजेंट्स आपको डिक्लेरेटिव पाइपलाइन में मिलते हैं। तो इसकी भी यही फीचर्स की वजह से सारी इंडस्ट्रीज ग्रूवी स्क्रिप्ट के अंदर डिक्लेरेटिव पाइपलाइन को ऑप्ट करती है इंस्टेड ऑफ यूजिंग दी स्क्रिप्टेड पाइपलाइन। ठीक है, तो ये होता है डिक्लेरेटिव पाइपलाइन। ज्यादा इसके अंदर डीप जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज इसके अंदर मेन जो थिंग होती है वो यही होता है, इसका सिंटेक्स और इसका प्रोजेक्ट। हमने स्टिल इसके बारे में कुछ हम लोगों ने कंसेप्ट में ज्यादा डिस्कस किया ताकि आपको पता चल सके बेसिकली जेनकिंस के अंदर डिक्लेरेटिव पाइपलाइन का रोल क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा मोस्टली कंसेप्ट क्लियर हो गया है। हम लोग अब मूव ऑन करने वाले हैं हमारे प्रैक्टिकल की साइड। प्रैक्टिकल की साइड मूव ऑन करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ प्रैक्टिकल का भी, कि बेसिकली प्रैक्टिकल के अंदर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या चीजें कवर अप करेंगे और किस तरीके से हमारे प्रैक्टिकल को बनाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल में जब हमारा डिक्लेरेटिव पाइपलाइन का प्रोजेक्ट होगा, हम लोग उसके अंदर कुछ इंस्टेंसेस बनाएंगे। इंस्टेंसेस आप किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर बना लो, जिसे आप वर्चुअल मशीन बनाते हो, या तो आप अपने वीएम के ऊपर बना लो, किसी भी हाइपरवाइजर के ऊपर, या फिर आप क्लाउड प्लेटफॉर्म का यूज करो। तो मैं तो आपको प्रेफर करूंगी आप क्लाउड प्लेटफॉर्म को यूज करो, एंड अगर AWS है तो और भी अच्छी बात है, सब कुछ रेडी टू मूव सेटअप है। ठीक है, तो हम लोग भी अपनी वीएम्स, अपने इंस्टेंसेस लॉन्च करेंगे गूगल क्लाउड के ऊपर। ठीक है, तो मेरे पास अभी वही क्लाउड प्लेटफॉर्म है, आपके पास जो होगा तो आप उस पर करना। तो जैसे कि मैं क्या करूंगी, अपने एनवायरनमेंट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंस्टेंसेस लॉन्च करेंगे। और वो इंस्टेंसेस क्या होंगे, मैं यहाँ पे 3 इंस्टेंस लॉन्च करने वाली हूँ और एक हो जाएगा मेरा गिटहब सर्वर। सो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी डेवलपर का इंस्टेंस लॉन्च करूंगी। डेवलपर से क्या बोलूंगी, वो क्या करे, अपने एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ कोडिंग करे किसी फाइल के अंदर। तो मान लो इसने क्या किया, अपने एनवायरनमेंट के ऊपर एक डॉकर फाइल लिखी। ठीक है, अब हम सभी को पता है डॉकर फाइल जो उसने लिखी है वो कहाँ लिखी होगी, उसने अपनी लोकल रेपोस के अंदर लिखी होगी, लोकल रेपोस्ट्री के अंदर। ठीक है, उस लोकल रेपोस्ट्री से हमें क्या कराना पड़ेगा, हमें डेवलपर को बोलना पड़ेगा भाई इस लोकल रेपोस्ट्री के अंदर जो डॉकर फाइल पड़ी है, जो कोड लिखा गया इस फाइल के अंदर ना, डॉकर फाइल के अंदर, उसको सेंट्रल लोकेशन के ऊपर सेंड कर, पुश करा दे। तो हम लोग क्या करेंगे, गिटहब का अकाउंट लॉगिन करेंगे, उसके अंदर एक सेंट्रल रेपोस्ट्री क्रिएट करेंगे, सेंटर फोल्डर बनाएंगे, रिमोट फोल्डर जिसे बोलते हैं, जहां से आगे का टास्क बिल्डिंग, कंपाइलिंग एंड ऑल सब कुछ डन होगा। सो गिटहब के अंदर मान लो मैंने कोड नाम का एक मैंने क्या बोला, कोड नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया। आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा, कोड नाम का एक रेपोस्ट्री बनाऊंगी। कोड नाम की रेपोस्ट्री के बाद मैं क्या बोलूंगी, इस कोड नाम की रेपोस्ट्री के अंदर आपको क्या करना है, डॉकर फाइल को भाई लॉन्च करना है। ठीक है, तो ये डॉकर फाइल यहाँ पे क्या कर देगा, लॉन्च इस कोड फाइल के अंदर, इस कोड फोल्डर के अंदर। डॉकर फाइल आ गई आपकी, इस फाइल के अंदर है कोडिंग। अब गिटहब का क्या काम है, अब गिटहब का काम है आगे इस कोड की, इस फाइल के अंदर जो कोड पड़े उस कोड की क्या करे, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग तो देखो ऐसे नहीं हो सकती, या तो आप कोई बिल्डिंग का टूल लगा लो जैसे कि मार्विन, ग्रेडल एंड और जो होते हैं, या फिर आप क्या करो, सिंपली अपने गिटहब को जेनकिंस के साथ ही इंटीग्रेट कर दो, वो इजी है जो कि। तो हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, गिटहब के अंदर हम लोग भी एक जेनकिंस सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, जेनकिंस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन डन कर लेंगे। तो बेसिकली पाइपलाइन के मेथड के अंदर, ग्रूवी स्क्रिप्ट के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल मिलती है। ठीक है, आपको खुद से कुछ नहीं करनी पड़ती, कोई प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती मोस्टली। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हो तब जाके आप प्लगइन्स को, आपको इंस्टॉलेशन का काम पड़ता है, बट मोस्टली आपको प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हम लोग भी क्या करेंगे, जेनकिंस के अंदर जब पाइपलाइन रन करेंगे तो गिटहब को जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट करा लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट के बाद हम लोग जेनकिंस के अंदर क्या रन करेंगे, जॉब। ठीक है, जॉब 1 मान लो मैंने चला दी, और वो मैं कैसे चलाऊंगी, डिक्लेरेटिव पाइपलाइन के फॉर्म, विच मीन्स मैं इस जॉब के अंदर क्या रन करूंगी, एक स्क्रिप्ट। ठीक है,
तो हम लोग क्या कर देंगे, हमारी जॉब के अंदर एक स्क्रिप्ट रन करेंगे, उस स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग डिफाइन कर देंगे हमारे पैरामीटर। तो डॉकर फाइल आई है, उस अब हमें पता है कोड को आगे बिल्डअप कराना है, ठीक है। तो उस फाइल की हमें पहले क्या करनी पड़ेगी, इमेज बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम सभी को पता है डॉकर क्या कहता है, डॉकर फाइल की आप इमेज बिल्डअप करो, ठीक है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इमेज बनाने का जो सिंटेक्स होता है, डॉकर इमेज बिल्डअप, डॉकर इमेज बिल्ड हाइफन टैग दे देंगे, और जॉब का नेम दे दो, यार हम लोग एक वेरिएबल लगा लेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, हम लोग इमेज बिल्डअप कराएंगे, इमेज को टैग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे मैं नेम हटा ही देती हूँ, मैं बता देती हूँ हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल यूज, एंड वेरिएबल होता है आपका जॉब अंडरस्कोर नेम एंड बिल्ड आईडी। सी, नेम प्रोवाइड ना करने के पीछे का रीजन एक ये है कि अगर आप अपनी जॉब को, जब आप अपनी इमेज बिल्डअप करा रहे हो और वहां पे आप इमेज को बिल्डअप कराते टाइम आप बता रहे हो कि उसका नाम ये है, तो आप जब नेक्स्ट जॉब उसी के अंदर अगर कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो, आप डॉकर फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हो, और जब बाय डिफॉल्ट आपकी, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो जब भी क्या होता है, अगर आप अपनी डॉकर फाइल के अंदर, आप उस फाइल के अंदर कोडिंग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कोड ऐड ऑन कर रहे हो या कुछ भी एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, तो डॉकर फाइल के अंदर जब आप कोडिंग डन करोगे, एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो ये क्या होता है, पाइपलाइन बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली रन होती है। लेकिन अब आपने क्या किया है, पाइपलाइन को रन करते टाइम आपने जॉब के अंदर उसको एक नेम प्रोवाइड कर दिया, और आपने बोल दिया जॉब, आपने नेम दे दिया क्लाउड। अब जितनी बार आपकी जब पाइपलाइन रन होगी, आपकी जो इमेज बन के आएगी वो आएगी क्लाउड। तो डॉकर कहता है कि वो सेम इमेज का जो नेम होता है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करने देता। वो कहता है अगर आपकी ये इमेज बनी है और उसका नेम भी क्लाउड है, और आप दोबारा एक कस्टम इमेज बना रहे हो, उसका नाम भी क्लाउड रख रहे हो, तो वो आपको बनाने नहीं देगा। वो आपको बोलेगा कि भाई ये तो इमेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, या तो इसको नेम डिफरेंट प्रोवाइड करो या इसके आगे कोई टैग लगा दो। तो इसी वजह से जेनकिंस कहता है आप क्या करो, बार बार डिफरेंट डिफरेंट नेम प्रोवाइड करने से बेटर है, आप दोबारा दोबारा तो अपना यूजर इंटरफेस लॉगिन नहीं करोगे जेनकिंस का जॉब का नेम चेंज करने के लिए। तो जेनकिंस कहता है आप वेरिएबल यूज करो, और वेरिएबल में क्या बोलो, वेरिएबल में आप बोलो कि देख मेरी जब इमेज बनेगी ना, उसका नाम क्या उठा लेना, उसका नाम वही उठा लेना जिससे मेरी जॉब बन रही है। तो अगर हम लोग जब जॉब बना रहे थे, जॉब का नाम अगर हम लोग लिख रहे हैं माई जॉब, तो जब इमेज बनेगी ना आपकी डॉकर की, तो वो इमेज बन के आएगी माई जॉब नाम से। और आगे आप बोल रहे हो बिल्ड आईडी दे दो, अगर ये बिल्ड फर्स्ट नंबर पे हो रही है तो इसको आईडी क्या मिल जाएगा, एक टैग मिल जाएगा 1। अगर सेकंड नंबर पे हो रही है तो सेकंड, अब थर्ड नंबर पे होगी तो थर्ड। इस तरीके से एक वेरिएबल से आपकी जॉब को बार बार, जितनी बार भी वो रन होगी, डिफरेंट नेम प्रोवाइड होगा, ठीक है। अब देखो, इमेज को बिल्डअप कराते टाइम आपने इसको एक नेम तो दे दिया, अब इमेज बिल्डअप होने के बाद आप क्या करते हो, टैग। तो इमेज को टैग आप यहाँ पे एक लेटेस्ट टैग दे देना, एक यूनिक टैग अपने डॉकर हब का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टैग डिफाइन कर देंगे, टैग देने के बाद हम लोग उसको पुश कराएंगे। पुश कहाँ कराएंगे हम लोग, डॉकर हब पे। डॉकर हब पे आप देखो, पुश कराने के पीछे का रीजन ये है, जिन्होंने भी डॉकर पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, डॉकर के अंदर जब आपके कंटेनर्स बनते हैं, तो कंटेनर को बनाते टाइम हम लोग एक इमेज डिफाइन करते हैं, और वो बेसिकली कमांड होती है आपकी डॉकर कंटेनर रन हाइफन IT, और आप एक इमेज का नेम दे दो, मान लो मैंने बोल दिया उबंटू की इमेज लेनी है। तो जब कंटेनर बनेगा तो उबंटू वाला जो इमेज होगी, उबंटू का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपकी, उस OS के अंदर जो जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, मोस्टली आपकी एक लाइट वेट इमेज के अंदर कुछ ही चीजें होती है, लाइक लाइब्रेरी, बाइनरीज, डिपेंडेंसीज, तो कुछ चीजें आपको प्रोवाइड कर देगा कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो आपको ये इस तरीके से आपको इमेज देनी पड़ती है। अब क्या होता है, जो ये इमेज लेता है ना, ये इमेज बनाता है, इस इमेज से आपका एक कंटेनर लॉन्च करता है, तो ये इमेज दो जगह पे ढूंढता है। जब उसे इमेज मिलती है तभी कंटेनर लॉन्च करता है, नहीं तो नहीं। तो अगर आपके लोकल सर्वर के ऊपर, लोकल जो डॉकर का सर्वर होगा उसके ऊपर उबंटू की इमेज पड़ी होगी बाय डिफॉल्ट, तो वो बना देगा कंटेनर। अगर नहीं पड़ी तो वो कहाँ जाता है, वो जाता है डॉकर हब पे, जो कि एक उसका एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो अभी हम लोग उसके ऊपर इतना डिस्कशन नहीं करने वाले, बिकॉज हमारा जो मेन टॉपिक है वो जेनकिंस के ऊपर है, दैट्स वाई। तो डॉकर हब पे जाता है वो, उस इमेज को ढूंढता है, अगर मिल गई तो कंटेनर रेडी करके दे देगा।
इसीलिए अगर मैं अपनी जॉब को, जो कस्टम जॉब मैं बना रही हूँ, उसको डॉकर हब पे पुश ना करूँ, तो मेरा जो डॉकर होस्ट का जो इंस्टेंस होगा, जो सर्वर होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इमेज तो है ही नहीं, मैं कैसे कंटेनर बना दूं। तो कंटेनर बनाने के लिए उसको सबसे पहले उस कस्टम इमेज को ढूंढना पड़ेगा, और अगर उसे कस्टम इमेज लोकल में मिल गई तो कंटेनर बना देगा, अगर लोकल में नहीं मिली तो वो क्या करेगा, डॉकर हब पे जाके उसको चेक करेगा, और अगर डॉकर हब पे मिल गई तो कंटेनर बना देगा। दैट्स वाई हम अपनी कस्टम इमेज को डॉकर हब पे पुश करेंगे, और डॉकर हब पे पुश करवाने के बाद हमारे डॉकर होस्ट के ऊपर वो एक कंटेनर क्या कर देगा, लॉन्च। ठीक है, फिर हमारा एक कंटेनर यहाँ पे बन जाएगा, और कंटेनर जैसे ही बनेगा हम उस डॉकर फाइल के अंदर हमने जो बोल रखा होगा, लाइक कोडिंग में अगर मैंने बोल रखा है मुझे एक एप्लीकेशन को एक्सेस कराना है, तो वो हमें एप्लीकेशन एक्सेसिबल हो जाएगी। आई होप आप सबको इतना क्लियर होगा कि किस तरीके से आज का हमारा प्रोजेक्ट डन होगा। स्टिल मैं बता देती हूँ, देखो प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, सबके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट थिंग होती है। लाइक कुछ कंपनीज बोलते हैं कि आप बिल्डिंग सर्वर लगाओ, आप टेस्टिंग सर्वर लगाओ, आप क्वालिटी एश्योरेंस का एक सर्वर लगा के दो, आप डिप्लॉयमेंट का सर्वर लगा के दो, एक प्रोडक्शन सर्वर लगा के दो, प्रोडक्शन सर्वर पूरा सेटअप करके दो। तो सारी हर इंडस्ट्रीज में आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलेगी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट और उसका सिंटेक्स दोनों क्लियर है तो आप प्रोजेक्ट को इजीली डन कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है हर प्रोजेक्ट को डीपली जाके पढ़ना पड़ेगा करने से पहले। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप हर एक प्रोजेक्ट को इजीली कर सकते हो। तो मैं आज आपका कंसेप्ट ही क्लियर करने वाली हूँ डिक्लेरेटिव पाइपलाइन को रन करने का। बाकी आपके सामने जैसे भी प्रोजेक्ट्स आएंगे कि किस तरीके से, अगर आपके सामने यहाँ पे डॉकर की जगह अगर आपको क्यूबरनेटिस क्लस्टर दे दिया जाए, तो क्यूबरनेटिस क्लस्टर के ऊपर आप किस तरीके से डिप्लॉयमेंट करोगे उसकी सिंपल कमांड डाल दोगे। अगर यहाँ पे एनसिबल चला दिया जाए तो सिंपल क्या करोगे, एनसिबल के ऊपर एक प्लेबुक रन करो और वहां पे जाके कमांड चला दो। तो कुछ नहीं है, जस्ट प्रोजेक्ट को रन करने का वे अलग हो जाता है, बाकी कंसेप्ट सेम होता है। ठीक है, सो अब हम लोग इसी प्रोजेक्ट को रन करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं अपने इंस्टेंसेस लॉन्च करूंगी, जैसे कि मैंने बताया आपको मैं गूगल क्लाउड के ऊपर लॉन्च करने वाली हूँ। तो हम लोग गूगल क्लाउड के ऊपर बनाएंगे। सो विद इन 5 मिनट्स में हम लोग दोबारा स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंसेस लॉन्च करते हैं गूगल क्लाउड पे। तो मैं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो ये मेरा गूगल क्लाउड का है अकाउंट, हम लोग इसी के ऊपर कुछ सर्वर्स क्रिएट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सर्वर हमारा जो एक और सर्वर है उसको नहीं क्रिएट करेंगे बिकॉज देयर इज सम इशू। ओके, आई विल क्रिएट ओनली 2 सर्वर्स, वन इज फॉर माई गिटहब एंड द सेकेंड वन इज फॉर जेनकिंस। एंड हम लोग जो डिप्लॉयमेंट का पार्ट है वो भी ना जेनकिंस के अंदर ही कवर अप कर लेंगे बिकॉज मेरे गूगल क्लाउड पे थोड़ा इशू आ रहा है एंड माई AWS अकाउंट इज सस्पेंडेड, दैट्स वाई हम लोग गूगल क्लाउड पिक कर रहे हैं। ओके, सो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ गूगल क्लाउड के ऊपर आप कैसे करते हो। कंप्यूट इंजन पर आइए, ठीक है। यहाँ पे आके आप VM इंस्टेंसेस पे जाना एंड देयर आफ्टर यू नीड टू क्रिएट इंस्टेंस। आप अपना इंस्टेंस क्रिएट करो। इंस्टेंस क्रिएट करके हम लोग एक इंस्टेंस को नेम प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैं बोल देती हूँ मेरे इंस्टेंस का नेम गिटहब रख लेती हूँ मैं, ठीक है। एंड मैनेज टेक्स्ट रीजन में हमें कोई चेंजेस नहीं करनी, हमें जस्ट मशीन चेंज करनी होगी। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसकी बूट डिस्क चेंज कर लेते हैं। डेबियन दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको सेंटोस में ले लो एंड वर्जन इसका हम लोग 9 ले लेते हैं, द लेटेस्ट वन। ओके, एंड सिलेक्ट। इतना करने के बाद आप फायरवॉल के इसके HTTP ट्रैफिक अलाउ कर देना बिकॉज अगर आप इसे अलाउ नहीं करते तो आप बाहर से अपनी जो वेबसाइट की आप डिप्लॉयमेंट करने वाले हो, तो हम लोग डॉकर फाइल लिखेंगे। उसके बाद मैंने बताया था इमेज बिल्डअप करेंगे एंड देयर आफ्टर आप इमेज को बिल्डअप करने के बाद टैग प्रोवाइड करोगे, पुश करोगे एंड देन उसके बाद हमारी वेबसाइट जो हम लोग डिप्लॉयमेंट करने वाले हैं वो एक्सेस कर पाएंगे। तो एक्सेसिबल के लिए हमारे पास HTTP सर्वर होने चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक देयर इज सम इशू। ओके, ये ना थोड़ा कुछ वायरस सा हो गया, नो इशू। तो HTTP अलाउ कर देना ट्रैफिक एंड देन सिंपली क्रिएट। अपना इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद अब आपको क्या करना है, ठीक है। जब आपका इंस्टेंस क्रिएट हो जाए अभी जस्ट ये क्रिएट हो जाएगा, तो हम लोग इसको ना एक इसका IP एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे ताकि हम इसको बाहर से एक्सेस कर सके। फायरवॉल में जाके इसका फायरवॉल हमें एडिशनली भी जाके इसका सेटअप करना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा बाहर से एक्सेसिबल। HTTP तो देखो ट्रैफिक आपने अलाउ कर दिया, लेकिन इसकी इंस्टेंस का भी आपको बाहर से फायरवॉल एक्सेस करवाने के लिए आपको क्या करना होता है,
थोड़े चेंजेस मैं आपको बता देती हूँ। आपको सब नेटवर्क पे आना है या नेटवर्क पे ही आ जाओ डिफॉल्ट पे, ठीक है। देन फायरवॉल्स पे एंटर करो एंड देन यहाँ पे एक फायरवॉल रूल ऐड कर देना। फायरवॉल रूल क्या ऐड करोगे, कुछ भी नेम दे दो, लाइक अगर मैं बोल दूं गिटहब 1, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन में नथिंग, अलाउ है ये ऑलरेडी। टारगेट स्पेसिफाई कर दो, करना ऑल इंस्टेंसेस इन द नेटवर्क। फिर सोर्सेज में रेंज दे दो, तो जैसे इसने फॉर एग्जांपल में आपको बता दी है 00 की रेंज दे दो। अगर आपको कोई और देनी है आप दे सकते हो, बट लोकल देना प्लीज, ठीक है। हमने 00 दे दी। अलाउ ऑल करो, सारे नेटवर्क पे रन करे, क्रिएट कर दो सिंपली। अब इतना करने के बाद हम लोग को 2 इंस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी इंस्टेंस का हमारा जो अभी हम लोगों ने इंस्टेंस लॉन्च किया है गिटहब का, उसी का एक जस्ट सिमिलर क्रिएट कर लेते हैं, नहीं तो हमें दोबारा बनाना पड़ेगा एंड इट विल टेक सम टाइम। सो मैं सिंपली चलती हूँ, आई थिंक इस पे आया नहीं है मेरा, क्रिएट सिमिलर मशीन लाइक दैट, नो इशू। एक बार ना रिफ्रेश कर देती हूँ मैं इसको। कोई नहीं, इसने ना अभी दिखाया नहीं कि क्रिएट सिमिलर कर सकती हूँ मैं ऐसा। कोई नहीं, मैं एक और बना लेती हूँ। इसको हम लोग लिख लेते हैं जेनकिंस। दैट्स वाई मैं इतना 3 सर्वर नहीं ले रही, मेरा थोड़ा इशू कर रहा है ये। बट अगर आप 2 पे कर रहे हो तो भी आपका काम डन होगा, 3 पे कर रहे हो तो भी आपका डन होगा, ठीक है। आपका जस्ट कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए डिप्लॉयमेंट का, डिक्लेरेटिव पाइपलाइन का, बाकी सब कुछ ऑल एंड गुड रहता है। एंड इवन मैं आप सबको सजेस्ट यही करूंगी कि आप एडब्ल्यूएस के ऊपर प्रैक्टिस करो, एडब्ल्यूएस के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स डन करो, बिकॉज इट इज मोर कन्वीनियंट एंड ईजी, ठीक है। बहुत कन्वीनियंट रहता है और आप इजिली कर भी सकते हो उसके ऊपर। हमें कुछ नहीं करना, हम लोग इसका बूट डिस्क चेंज कर लेते हैं, इसका भी सेंटोस ही लो और इसका भी वर्जन आप 9 बता देना। सिलेक्ट करो, इसका भी अलाउ कर दो दोनों HTTP ट्रैफिक एंड देन सिंपली क्रिएट इट। इतना करने के बाद आप इसको भी बाहर से एक्सेसिबल बनाने के लिए इसकी पब्लिक आईपी के नेटवर्क पे जाके फायरवॉल एनेबल कर दो, ऐड करके जस्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स लॉग इन हो जाएगा। जब तक कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे गिटहब के अकाउंट का SSH ले लेते हैं। ये थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। ऑथराइज अभी आ जाएगा विद इन फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। ये आपका देखो, ये सूडो यूजर होता है, ठीक है। आपका मेन जैसे आपका EC2 यूजर होता है उसी तरीके से ये है मेरा, जिस अकाउंट से बनाओगे वही आ जाता है। तो मैं सिंपल इसको सूडो SU करके मैं चलती हूँ मेरे रूट यूजर के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक बार ही कर लो DNF अपग्रेड एंड देन उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे इसके ऊपर गिट का सर्वर, ठीक है। जब तक आप इसके चलो पब्लिक आईपी पे फायरवॉल एड ऑन करो, डिफॉल्ट फायरवॉल्स, एड फायरवॉल रूल, नेम दे दो, इसको हम लोग जेनकिंस 1 ले लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में नथिंग नथिंग, टारगेट दे देती हूँ इसको ऑल इंस्टेंसेस इन द नेटवर्क एंड देन रेंज दे देती हूँ अलाउ ऑल, ग्रेट। चलो अपने कंप्यूट इंजन से इंस्टेंसेस के ऊपर एक बार इसको ओपन करके देखो, ठीक है। इसका भी SSH ले लेते हैं, ये अभी अपग्रेड हो रहा है। कंफर्मेशन दे देती हूँ इसको मैं,
ठीक है, साइड बाय साइड हम क्या करते हैं, जेनकिंस इंस्टॉलेशन की मैं कमांड ले लेती हूँ साइड बाय साइड। तो न्यू टैब पे आना, या जेनकिंस इंस्टॉलेशन करना है तो मैं डाल देती हूँ। एक है वेबसाइट जो जेनकिंस इंस्टॉलेशन दिखा देगी हमें सेंटोस 9 के ऊपर। ठीक है, इस वाली साइट से ले लेंगे हम लोग। गेरा, ठीक है, सबसे पहले जावा एज यूजुअल, हमें पता है जेनकिंस जावा को सपोर्ट करता है, तो सबसे पहले जावा इंस्टॉल करना। देयर आफ्टर हम उसको उसके अंदर पैकेजेस बाकी जो है वो इंस्टॉल कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले जावा इंस्टॉल करेंगे हम लोग, फिर क्या करेंगे, wget से yum डॉट रेपोज डी के अंदर जेनकिंस का जो हमारा मेन पैकेज होता है उसको ऐड ऑन कराएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आरपीएम करके एक बार उसको चेक कर लेंगे, जेनकिंस की की को डीएनएफ अपग्रेड करा देंगे। ठीक है, इंपोर्ट कर देंगे जेनकिंस की की को, देन डीएनएफ अपग्रेड कराएंगे, जेनकिंस इंस्टॉल कराएंगे। ठीक है, जेनकिंस इंस्टॉल कराने से पहले एक बार हम लोग ना उसकी जीपीजी चेक 0 कर देंगे, बिकॉज क्या होता है yum डॉट रेपोज डॉट डी के अंदर जब जेनकिंस का पैकेज चलता है तो उसको जीपीजी चेक 1 मिलता है, जिससे वो कभी कभी अगर इश्यू आता है नहीं क्रिएट कर पाता जेनकिंस सर्वर, तो दैट्स वाई हम उसको 0 कर देंगे, ताकि जेनकिंस का जो हमारा जीपीजी चेक है वो 0 करे, कोई चेक ना करे उसको। तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, हम लोग चलते हैं चेक करते गिटहब का अकाउंट हमारा ये भी हो रहा है डीएनएफ अपग्रेड। साइड बाय साइड में इसको ऑथराइज कर लेती हूँ। ठीक है, इसको लॉगिन कर लेते हैं। इसमें हम लोग वही सबसे पहले जावा का पैकेज डाल लेते हैं, तो ये वाली कमांड ले लो। ठीक है, आई थिंक ये ना भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक इसको चेक करती हूँ, इट्स ओके, ये अभी ना डन हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। जेनकिंस का जावा इसमें इंस्टॉल हो गया। आगे हम लोग क्या करते हैं, wget से जेनकिंस का पैकेज ले लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, डीएनएफ इंस्टॉल wget फर्स्ट कर लो। ठीक है, इसके अंदर है नहीं है, साइड बाय साइड ये मेरा गिटअप का है। इसको सेम कमांड दोबारा इंस्टॉल करने की डाल दो पैकेज का, एंड देयर आफ्टर आरपीएम से आप इंपोर्ट कर दो उसकी की जेनकिंस की, एंड देन लास्ट वो क्या कह रहा है, डीएनएफ अपग्रेड करो, तो हम लोग डीएनएफ अपग्रेड कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं जब तक गिटहब के ऊपर, हमारा भी ये भी हो ही रहा है कंप्लीट। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है डीएनएफ इंस्टॉल गिट एंड कंफर्मेशन दे दो पहले ही। कंफर्मेशन ये भी मांग रहा है, इसको भी दे दो साइड बाय साइड। ये आपका गिट इंस्टॉल कर रहा है एंड जेनकिंस के ऊपर आपका डीएनएफ अपग्रेड हो रहा है। ठीक है, ये हो गया गिट इंस्टॉल। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर मैं जस्ट सेकेंड, या इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक रेपोस्ट्री क्रिएट कर लेती हूँ, लोकल रेपोस्ट्री। तो मैंने बनाया डेव नाम की एक लोकल रेपोस्ट्री, फाइल एग्जिस्ट, नो इशू। मैं इसको कह देती हूँ फॉरवर्ड स्लैश के अंदर नहीं, ऐसे ही बना दो। सीडी करके डेव के अंदर गई मैं, क्लियर किया मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल, देन मैंने कमांड चलाई गिट इनिट। अब क्या होगी, वर्जनिंग मेंटेन हो पाएगी, गिट इनिट हो गया है। ठीक है, लोकल रेपोस्ट्री बन गया है, गिट के ट्रैकिंग एरिया में ये रेपो आ जाएगी। अब इसके अंदर हम लोग फाइल जनरेट करेंगे, हमारी डॉकर फाइल। तो मैंने बोला एक डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं हम लोग, और डॉकर फाइल के अंदर जो कंटेंट मैं रखने वाली हूँ वो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। मैं उसी कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर देती हूँ एंड मैं आपको बता देती हूँ उस कंटेंट में बेसिकली बताया क्या गया है। ठीक है, ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं।
कि बेसिकली इस कंटेंट में ये जो हम लोगों ने डॉकर फाइल के अंदर पैरामीटर्स ऐड ऑन किए हैं, इस पैरामीटर्स का मतलब क्या है। सबसे पहले पैरामीटर तो देखो ये है फ्रॉम उबंटू, विच मीन्स आपने जो बेस इमेज ली है जिससे आपकी एक इमेज बिल्डअप होगी, वो बेस इमेज रहेगी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका उबंटू का। अब आपने इसको कोई पर्टिकुलर वर्जन नहीं बताया कि कौन सा वर्जन है, तो वो बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट वर्जन उठाता है। सेकेंड आपने पैरामीटर बताया है रन apt-get अपडेट। apt-get आप अपडेट कर रहे हो, ठीक है। थर्ड आप बता रहे हो इंस्टॉल करके दे मुझे अपाचे का पैकेज, जिप का पैकेज और अनजिप का पैकेज। आपने 3 पैकेजेस को इंस्टॉल किया है। देयर आफ्टर आपने क्या कहा है, अपाचे से रिलेटेड जितनी भी यूटिलिटीज हैं, ठीक है, जितनी भी यूटिलिटीज टूल्स हैं, आपकी डिपेंडेंसीज हैं, उनको इंस्टॉल करके देगा। फिर आप बता रहे हो जो भी कोई एक्स्ट्रा पैकेजेस आ जाते हैं, लाइक डॉकर के अंदर मोस्टली पोडमैन पैकेजेस आ जाते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से वो बता रहे हैं अगर ऐसे कोई पैकेजेस आते हैं तो उनको क्लीन कर दे, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि क्या करना है आपको। हम लोगों ने क्या किया है, HTML से हम लोगों ने बाहर से एक वेबसाइट का टेम्पलेट उठा लिया है, बिकॉज या तो हमें खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा बाहर से एक वेबसाइट टेम्पलेट दिखा लो, बिकॉज हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमें मेन कंसेप्ट यही देखना है किस तरीके से डिप्लॉयमेंट का पूरा प्रोसेस जेनकिंस के थ्रू पाइपलाइन के फॉर्म में चलता है। तो मैंने वेबसाइट का जो टेम्पलेट है ना वो बाहर से उठा लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप भी ले सकते हो। जैसे केरा कोई भी ले लो, अब मैं आपको बता देती हूँ आप वो किस तरीके से करोगे। सपोज मैंने ये लिया, कर लेती हूँ इसको कॉपी लिंक, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, मैं यहाँ पे अपना ये लिंक कॉपी करके दे दूंगी, ये URL, इसको रिमूव कर देते हैं। अभी जो हम लोगों ने कॉपी किया वो वाला URL ऐड ऑन कर देते हैं। तो ये है healet.zip नाम का आपकी एक जिप फाइल बन के आएगी आपके सामने, ठीक है, healet.zip। आप इसको ऐड ऑन करा रहे हो कहाँ पे, var/www.html विच इज योर अपाचे का करंट पाथ, ठीक है, यही पाथ होता है, इसके ऊपर आप इसको ऐड ऑन करा रहे हो। देर आफ्टर आप बता रहे हो कि जो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी होगी वो var/www.html को ही बना देना, जो बाय डिफॉल्ट फॉरवर्ड स्लैश होती है। आप उसके बाद कह रहे हो अनजिप कर देना। अनजिप किसको कराओगे, आप अनजिप कराओगे इस URL को, और इस URL का जो अनजिप फाइल क्या बन के आएगी हमें कैसे पता। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपने एनवायरमेंट के ऊपर DNF इंस्टॉल wget करके इसका अनजिप फोल्डर ले लेते हैं इस URL का, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एक डॉकर फाइल पड़ी है, मैं wget करती हूँ और इस URL का एक अनजिप फोल्डर ले लेती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, हम लोग चलते हैं उसी URL के ऊपर, कॉपी लिंक, ठीक है। अब ये मुझे एक अनजिप फाइल बना के मुझे प्रोवाइड कर देगा। ls करो तो देखो healet.zip नाम की एक फाइल आ गई आपके सामने, जिप फाइल आ चुकी है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अनजिप कर लेंगे इसी जिप्ड फाइल को। तो मैंने बोला अनजिप कर दो healet.zip फाइल को, ठीक है। इसके ऊपर मुझे अनजिप कमांड भी पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि गूगल क्लाउड के ऊपर मोस्टली आपको नहीं प्रोवाइड की जाती। AWS के ऊपर बाय डिफॉल्ट ये पैकेजेस इंस्टॉल रहते हैं। अब करते हैं हम लोग अनजिप healet.zip को। तो हमें इसकी एक अनजिप फाइल और एक जिप्ड फोल्डर दोनों मिल चुके हैं। healet.zip आपकी अनजिप फाइल है, healet-html आपका अनजिप फोल्डर है, सॉरी जिप्ड फाइल आपके सामने healet.zip है और अनजिप इसका फोल्डर healet-html है। तो हम अपनी डॉकर फाइल के अंदर अब एंट्री करते हैं, एंड एंटर करने के बाद हमारा जो काम होगा वो क्या होगा, हम बताते हैं हमारी डॉकर फाइल के अंदर कि हमें क्या कराना है, अनजिप कराना है। किसको अनजिप कराना है, healet.zip नाम की फाइल को। हमारी जब इमेज बनेगी ना तो उस इमेज के अंदर बाय डिफॉल्ट आपका ये फोल्डर अनजिप होकर आपको मिलेगा। आपको अभी तो हम लोगों ने मैन्युअली करके देखा, बट उस टाइम हमें मिलेगा बाय डिफॉल्ट। अब देखो उसके बाद आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो जब मेरा कंटेनर भी बने ना
तो उसका जो अनजिप फोल्डर बन के आएगा, अब हमें पता तो चली गया अनजिप जो फोल्डर बन के आएगा उसका नाम होगा healet-html। हम बोल रहे हैं इस वाले फोल्डर को कॉपी पेस्ट करा देना हमारे करंट पाथ पे, और करंट पाथ होगा हमारा www.html। ठीक है, देन आप सिंपली बता रहे हो एक्सपोज करना 80 पोर्ट नंबर पर, विच मीन्स आप बाहर से एक्सेस कर सको अपनी वेबसाइट को। एंड देयर आफ्टर CMD ऑपरेशन में आप बता रहे हो कि कंटेनर जो बनेगा, ठीक है, उसको आप बैकग्राउंड मोड में बनाओ, फोरग्राउंड मोड में बनाओ, ये मैटर नहीं करता। आपकी जो इमेज बन के आएगी वो फोरग्राउंड मोड में चलेगी, वो बैकग्राउंड मोड में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर इमेज को अगर आप बैकग्राउंड मोड में चलवा रहे हो विच मीन्स आपकी सर्विस हो जाएंगी बंद। कौन सी सर्विस? अपाचे की, और बाहर से आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो दैट्स वाई हमने ये स्पेसिफाई किया है कि हम हमारी इमेज को फोरग्राउंड मोड में चलवाना चाहते हैं और फोरग्राउंड मोड में ही बनवाना चाहते हैं, ताकि हम लोग बाहर से हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकें। फाइल सेव करो और गिट के ट्रैकिंग एरिया में डालो। अगर अभी आप यहाँ पे गिट स्टेटस चेक करोगे ना, देखो वो कह रहा कोई फाइल नहीं है, आपकी ये तीनों फाइल ना अनट्रैक है, गिट को पता ही नहीं है कोई फाइल है। तो इनको पहले ट्रैकिंग एरिया में डालो। कैसे? गिट ऐड, और देखो जैसे उसने बता भी दिया है कौन सी कमांड परफॉर्म करोगे, गिट ऐड और फाइल का नेम। ठीक है, अब स्टेटस चेक करो, आ गई। ये दोनों फाइलों की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रैक एरिया में लाने की, दैट्स व्हाई हम नहीं ला रहे। अब उसके बाद क्या करो, कमिट करो। सो कमिट करने से पहले कहा जाता है आप कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो अपनी, लाइक इंफॉर्मेशन एज इन लाइक जो डेवलपर, जो भी यूजर इस पर्टिकुलर फाइल को या पर्टिकुलर कोड को पुश करवाना चाहता है गिटहब की मेन रेपोजिटरी के अंदर, तो उसको अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है, जस्ट लाइक उसका नेम, उसका मेल ID एंड ऑल। तो मान लो अगर आप सिंपली कमिट कर रहे हो विदाउट इंफॉर्मेशन, तो वो आपको खुद ही बोल देगा नहीं पहले कमिट करके दो, सॉरी पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। देखो वो क्या बोल रहा है, आप कमिट तो करना चाहते हो, चलो उसने बोल दिया कि आपने 13 इंसर्शन की है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, कमिटर जो भी है, योर नेम एंड ईमेल एड्रेस वर कॉन्फिगर्ड ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन योर यूजर नेम एंड होस्ट नेम। इसने बाय डिफॉल्ट उठा लिया है, बट अगर आप प्रोवाइड कराना चाहते हो तो आप दे सकते हो। तो मैंने बोला अगर मैं इसको प्रोवाइड करा दूं गिट कॉन्फिग -- ग्लोबल, मैं नहीं चाहती इससे उठाए वो, क्योंकि आपने नहीं दिया तो उसने उठा लिया, नहीं तो मोस्टली वो आपको बोलता है कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। फिर मैंने कहा इसको नेम दे देना डेवलपर, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, मेन रेपोजिटरी के साथ लोकल रेपोजिटरी की एक लिंकअप बनानी होगी। तो वो कैसे बनाओगे, आप चलो अपने सिस्टम पे, यहाँ पे गिटहब का अकाउंट लॉगिन करो, लॉगिन करो। कोई नहीं, मेरे पास ना दूसरा अकाउंट है, उससे लॉगिन कर लेती हूँ। ये बहुत लंबा प्रोसीजर चला जाएगा। दस मिनट, मैं अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेती हूँ। ठीक है, सो रेपोजिटरी बना लेते हैं। तो मैं अपनी रेपोजिटरी का नेम दे देती हूँ, पब्लिक की बनाएंगे हम लोग, नेम, ठीक है,
डॉकर फाइल ले लेती हूँ, ठीक है। क्रिएट अ न्यू रेपोस्ट्री। अब लिंक का बनाने के लिए उसने आपको बोल दिया लिंक करने के लिए ये वाली कमांड परफॉर्म करो। इस कमांड को करो कॉपी, यहाँ से अपने गिटहब सर्वर पे चलो एंड इस कमांड को कर दो सिंपली पेस्ट। अब बेसिकली इस कमांड में कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि आप रिमोटली जो आपकी मास्टर ब्रांच है जो कि मेन रेपोस्ट्री के ऊपर है, ठीक है, आप उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो आपने इस कमांड को परफॉर्म कर दिया है। गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ठीक है, आप ऐड कर रहे हो, ये लोकल रेपोस्ट्री को कनेक्ट कर रहे हो बेसिकली अपनी मेन रेपोस्ट्री के साथ। अब कनेक्ट करने के बाद सिंपली पुश कर दो अपने कोड को। तो क्या होता है, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, आप इस मास्टर ब्रांच के ऊपर अपने कोड को पुश कर रहे हो। यूजर नेम दे दो अपने गिटहब अकाउंट का, ठीक है। पासवर्ड में आप लॉगिन कंसोल की आपने आईडी तो दे दी, लेकिन पासवर्ड के लिए आप क्या करते हो, आप उसको टोकन प्रोवाइड करते हो। तो पासवर्ड के लिए आपको टोकन देना होता है। पहले तो पासवर्ड चल जाता था आपके गिटहब के अकाउंट का, लेकिन 2021 आफ्टर क्या कर दिया, टोकन देना पड़ता है। तो टोकन कैसे लेते हो, सेटिंग्स पे आना है एंड देन डेवलपर सेटिंग्स पे, उसके बाद पर्सनल एक्सेस टोकन एंड देन टोकन क्लासिक। यहाँ पे आने के बाद जैसे कि ये देखो टोकन बना हुआ है ऑलरेडी, इसको कर दो डिलीट। मुझे बिकॉज इसका टोकन याद नहीं, बिकॉज टोकन आपका ओनली वन टाइम जनरेट होता है, उसको आपको सेव करके कहीं रखना होता है। सपोज मैंने लिखा, ठीक है, एक्सपायरेशन नो एक्सपायरेशन लिख देते हैं, इट्स अप टू यू, जिसके ऊपर भी आपको लगता है, अगर आपको 30 डेज में एक्सपायर करना है, 60 डेज में करना है, ये आपके ऊपर होता है, ठीक है। रेपोस्ट्री के लिए हम लोग ले रहे हैं ताकि कमिट हो सके, स्टेटस डिप्लॉयमेंट हो सके, पब्लिक रेपोस्ट्री आए, ठीक है, ये सारी चीजों के लिए हमने रेपो लिया है। एंड देयर आफ्टर सिंपल जनरेट टोकन, ये आपका टोकन आ गया, यहां से करो इसको टोकन को कॉपी और कहीं सेव करके रख लो, ठीक है। इन फ्यूचर अगर आपको नीड पड़ती है तो आपको बार बार टोकन जनरेट ना करना पड़े। ये हमने सेव कर लिया। अब सिंपली हम लोग कहाँ चलते हैं, हमारे गिटहब के ऊपर, ये लोकल रेपोस्ट्री पे जाके इस टोकन को कर दो सेव। देखो अब उसने बोल दिया न्यू ब्रांच मास्टर, उसके ऊपर आपका जो कोड है वो पुश हो चुका है। चेक कैसे करोगे, चलो गिटहब के अकाउंट के ऊपर, यहां पे आके अपनी रेपोस्ट्री के अंदर एंटर करो विच इज माई डॉकर फाइल, ठीक है। इसको एक बारी चेक करो, ये रहा, आई थिंक माई डॉकर फाइल नहीं, हमारी थी डॉकर फाइल। लेट मी चेक वंस, ये वाली है, ठीक है, ये अभी हमारी 5 मिनट्स अगो ना, सो ये वाली हमारी हो गई कमिट, ठीक है। ये रहा ना healet.zip, तो ये हो चुकी है हमारी, आ चुकी है फाइल, ठीक है। हमारा पुल हो चुका है, कोड पुश हो चुका है गिटहब के ऊपर। अब हमें क्या करना होगा, हमारे कोड को आगे जाके जेनकिंस के ऊपर पुश करवाना है, ठीक है। हमारी फाइल को, डॉकर फाइल को जेनकिंस के ऊपर पुश कराना है। तो उसके लिए जेनकिंस के सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करके जेनकिंस सर्वर लॉगिन करते हैं। सो अभी देखो ये हमारा जेनकिंस सर्वर हो रहा था लॉगिन, इसको चेक कर लेती हूँ कोई इशू आया क्या इसमें, ठीक है, एक बार चेक कर लेती हूँ। आई थिंक ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, डीएनएफ अपग्रेड हो चुका है। इसके बाद इंस्टॉल करने से पहले cd etc के अंदर yum.repos.d के अंदर चलो, ठीक है, वहां पे इसका जीपीजी चेक 0 कर देना जेनकिंस का। जेनकिंस के अंदर चलो vim करके इस फाइल के अंदर, यहाँ जीपीजी चेक 1 दिख रहा है ना, इसको 0 कर दो, ठीक है, नहीं तो इंस्टॉलेशन में इशू करेगा। 0 सेव करो फाइल को एंड सिंपली अब करो डीएनएफ इंस्टॉल जेनकिंस को, एंड कंफर्मेशन पहले ही दे दो नहीं तो बाद में मांगता है। ठीक है, इसका हो गया इतना। अब मैं क्या करती हूँ, ये कंफर्मेशन दे दिया मैंने इसको इतनी। इसके बाद अब हमारा काम क्या होता है, इसको मैं करती हूँ थोड़ा क्लियर, ठीक है, क्लियर कर दूं। अब मैं क्या करती हूँ, systemctl स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले तो जेनकिंस सर्वर को,
और इनेबल करती हूँ इसके डीमन को। अब इनेबल कर लेती हूँ। ठीक है, स्टार्ट एंड इनेबल हो गया। अब सिंपली हम इसको लॉग इन करते हैं। सो मैंने क्या किया, ये गई मैं यहाँ पे जेनकिंस का सर्वर की पब्लिक आईपी ली मैंने, और 8080 पोर्ट नंबर के ऊपर इसको किया मैंने ओपन। कहाँ गया, कैट किया मैंने इसका पासवर्ड, ये आ गया, कॉपी किया, यहाँ पे कर दो पेस्ट एंड देन कंटिन्यू। अब ये बोलेगा आपसे कि आपको सजेस्टेड प्लगइन्स लेनी है, तो हमें सजेस्टेड ही लेनी है, खुद से सिलेक्ट नहीं करनी। अगर आपको लगता है, आपको आइडिया है कौन कौन सी प्लगइन्स आपको लेनी है, तो आप खुद से सिलेक्ट भी कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट अगर ये प्रोवाइड कर रहा है तो वो सही है ज्यादा। यूजर नेम दे दो, पासवर्ड, ये उसने आपको बता दिया कि ये आपके जेनकिंस का यूआरएल रहेगा, एंड आपका जेनकिंस का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा क्या काम होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हमारे जेनकिंस सर्वर को हमारे गिटहब अकाउंट के साथ क्या करेंगे, इंटीग्रेट। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिटहब के ऊपर चलो, ठीक है, ये रहा आपका गिटहब, इसके ऊपर सेटिंग्स पे आओ, वेबहुक्स पे आके इंटीग्रेशन डन करो। तो वेबहुक्स पे आओ, यहां से आप अपना जेनकिंस सर्वर इसके साथ इंटीग्रेट करोगे, तो ऐड वेबहुक पेलोड यूआरएल में आप क्या दोगे, जेनकिंस का यूआरएल दो। ये जेनकिंस का यूआरएल यहां से करो कॉपी, और अपने गिटहब के ऊपर जाके इसको कर दो सेव, एंड देन यहाँ बता दो ये गिटहब की एक वेबहुक है, नहीं बताना नो इशू। कंटेंट टाइप बता दो एप्लीकेशन जेसन है। टोकन, तो आपको क्या करना है, अपने जेनकिन सर्वर पे आके अपने यूजर नेम पे चलो, और यहाँ पे आके कॉन्फ़िगर पे एंटर करो। कॉन्फ़िगर पे एंटर करने के बाद एपीआई टोकन में ऐड न्यू टोकन, यहाँ पे आके आप जनरेट करो। तो ये टोकन आपको यहाँ से प्रोवाइड करना होता है। इस टोकन को करते हैं कॉपी, यहाँ अप्लाई एंड सेव, जस्ट अ सेकेंड। What we have done, we have already done the integration, might be let's come to our GitHub account. Yeah, we need to just a second, just let refresh it. Okay, so integration done हो चुका है हमारा। जब आपको green signal मिल जाए, which means you are successfully integrated your Jenkins server with the GitHub account, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप सिंपली अपने कोड पे आ सकते हो अपने, ठीक है, कोड पे आए हम लोग। अब हमारा काम है जेनकिन सर्वर पे आकर सबसे पहले तो पुल करना कोड को। तो कोड को पुल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम हमारे जेनकिंस के ऊपर आते हैं, यहाँ पे आके एक बारी आप क्या करो, डीएनएफ इंस्टॉल गिट,
क्यों? क्योंकि देखो आपने गिटहब के साथ तो इंटीग्रेशन कर लिया, तो आपको एक बार जेनकिंस सर्वर के साथ भी गिटहब का इंटीग्रेशन करना होता है, नहीं तो वो एरर शो करता है, आपकी रेपोजिटरी उसको नहीं मिल पाती। दैट्स वाई आप गिटहब का अकाउंट अपने जेनकिंस सर्वर पर एक बार इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। सो हम लोग अब चलते हैं वापस हमारे जेनकिंस सर्वर पर एंड देन डैशबोर्ड पे आके आप एक जॉब क्रिएट करो। तो अब हमारा मेन प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है जॉब क्रिएट करने का। एक नेम प्रोवाइड कर दो अपनी जॉब को। सो सपोज अगर मैं बोल दूं डिक्लेरेटिव पाइपलाइन, ठीक है, पाइपलाइन है ये, पाइपलाइन पे क्लिक करो एंड देन ओके। सी अगर मैं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाऊं, सपोज मैं अपनी डिक्लेरेटिव पाइपलाइन पे जाती हूँ, ओके नो इश्यू। सपोज मैं डैशबोर्ड पे जाती हूँ, ठीक है, मैंने न्यू आइटम किया। अभी हम लोग एक न्यू जॉब नहीं क्रिएट कर रहे, जस्ट मैं आपको एक डिफरेंस, एक क्या बोलते हैं, बेसिकली इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता देती हूँ। देखो फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट जब हम लोग सिंपली कोई भी पाइपलाइन क्रिएट करते थे प्लगइन्स के थ्रू, तो हम लोग फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट लेते थे। बट व्हेन इट कम्स टू द पाइपलाइन जो हम लोग क्रिएट करते हैं ग्रूवी स्क्रिप्ट के थ्रू, उस टाइम पे हम लोग पाइपलाइन का ऑप्शन यूज करते हैं। बेसिकली इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस यही होता है, जो प्लगइन्स मेथड के थ्रू आप कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकते, वो चीज आप पाइपलाइन मेथड के थ्रू कर सकते हो। विच मीन्स अगर आप पाइपलाइन के थ्रू कोई पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हो, ग्रूवी स्क्रिप्ट के थ्रू कोई भी पाइपलाइन क्रिएट करते हो, तो आप उसमें कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर सकते हो। उसके अंदर आप लूप्स भी लगा सकते हो, कंडीशन भी परफॉर्म कर सकते हो एंड मेनी अदर फीचर्स यू कैन यूज। लेकिन अगर हम लोग प्लगइन्स का मेथड यूज करें तो उसमें हम लोग इतनी ज्यादा एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर सकते, ठीक है। दैट्स वाई अगर आप यहाँ पे भी पढ़ो तो वो क्या बोल रहा है, ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने में भी इजीली फिट हो जाता है, जो कि हमारा कहाँ फ्री स्टाइल जो जॉब प्रोजेक्ट होता है हमारा, जो फ्री स्टाइल हम लोग बनाते हैं ना, उसके थ्रू हम लोग नहीं परफॉर्म कर सकते, ठीक है। सो अभी हम लोग इसको बैक करते हैं। हमने अभी अभी जो जॉब क्रिएट की थी डिक्लेरेटिव पाइपलाइन, इसके ऊपर दोबारा लॉग इन करते हैं एंड देन कॉन्फ़िगर करके इसके अंदर हमारी फर्स्ट जॉब रन करते हैं। सो सबसे पहले तो मैं बोल रही हूँ गिटहब हुक ट्रिगर फॉर गिट स्कैम पॉलिंग, मतलब अगर मेरे कोड के अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं तो बाय डिफॉल्ट मेरी ऑटोमेटिकली जॉब रन हो। पाइपलाइन स्क्रिप्ट देती हूँ। अब हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट बतानी पड़ती है डिक्लेरेटिव पाइपलाइन की। तो यहाँ पे आप ट्राई सैंपल पाइपलाइन भी ले सकते हो, सैंपल प्रोवाइड करके दे देगा, बट हम लोग खुद से जनरेट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको सिंटेक्स बताया था, क्या सिंटेक्स होता है, सो सबसे पहले आप लिखते हो पाइपलाइन, ठीक है, देन कैली ब्रैकेट, देयर आफ्टर आप बताते हो कोई भी एजेंट से उठा ले, ठीक है। उसके बाद आप क्या बोलते हो, स्टेजेस। अब आप डिफाइन करते हो स्टेजेस एंड देन अगेन कैली ब्रैकेट। स्टेजेस में आप सबसे पहले बता रहे हो स्टेज, और स्टेज में हम लोग क्या बताते हैं, हम बताते हैं पुल सोर्स कोड। हमारा जो सोर्स कोड है जो गिटहब पे पड़ा है उसे पुल करो, कहाँ पे, जेनकिंस के ऊपर, ठीक है। तो पुल सोर्स कोड फ्रॉम गिटहब, स्टेज में मैंने ये डिफाइन किया है। देन कैली ब्रैकेट ओपन करके इसके अंदर आप स्टेप्स बताओ, क्या है आपके पुल करने का स्टेप। तो देखो स्टेप्स क्या होता है, आप गिटहब का जो यूआरएल होता है ना आपकी रेपोजिटरी का, यहाँ चलो कोड के ऊपर आओ, ये यूआरएल इसको करो कॉपी और गिट अपने जेनकिंस सर्वर पे आके स्टेप्स में कर दो पेस्ट। बट कभी कभी लोगों को नहीं पता होता कि भाई सिंटेक्स क्या होगा अगर इशू कर दिया तो पाइपलाइन सिंटेक्स पे आओ, सब कुछ आपको प्रोवाइडेड है। सैंपल स्टेप के अंदर गिट के ऊपर जाओ, कुछ नहीं करना, जस्ट अपना रिपोजिटरी का यूआरएल दो, आपको ये पूरी कमांड बना के देगा। ये पूरी स्क्रिप्ट उसने पाइपलाइन की बना के दे दी, यहाँ से कुछ मत करो, जस्ट इसको करो कॉपी, ठीक है। अब चलो अपने जेनकिंस सर्वर पर और इस स्टेप्स के अंदर ये पैरामीटर कर दो ऐड ऑन, सिंपली बस आपका फर्स्ट जॉब रन हो जाएगी। अप्लाई एंड सेव करके कर दो बिल्ड नाउ। ठीक है, मेरी फर्स्ट जॉब सक्सेसफुली रन हुई है। चेक करने के लिए लॉग्स पे जाके चेक कर लो, ये देखो क्या दिया उसने, ठीक है। इवन उसने बताया भी है गिटहब का जो ये मेन रेपोजिटरी है इसके अंदर जाके आपकी जॉब रन हुई है। चेक कैसे करोगे, चलो सॉरी जेनकिंस के ऊपर, सो जेनकिंस के ऊपर चलो, ये रहा आपका जेनकिंस सर्वर, क्लियर करो फर्स्ट ऑफ ऑल, सीडी करके वैर लिब के अंदर जाओ, यहाँ एलएस करो, देखो यहाँ पे ना आपको जेनकिंस मिलेगा, ये रहा, इस फोल्डर के अंदर एंटर करो। जेनकिंस के अंदर ना एक वर्क स्पेस होता है, उस फोल्डर के अंदर एंटर करने के बाद आपको आपकी जॉब दिखती है। तो सीडी करके आप चलो वर्क स्पेस के ऊपर,
यहाँ एलएस करो, यहाँ पे आपको आपकी जॉब मिलेगी जो आपने फर्स्ट जॉब क्रिएट की है, डिक्लेरेटिव पाइपलाइन। इसके अंदर एंटर करो, एलएस करो, यहाँ पे आपका कोड पड़ा है, दिख गया कोड, डॉकर फाइल, ये रहा कोड। ठीक है, इस तरीके से ये सेव होता है। जस्ट अ सेकेंड, सेकेंड जॉब चलाते हैं, जस्ट अ सेकेंड। इस तरीके से हमारा कोड हमें मिलता है। अब जेनकिंस के ऊपर आ गया, अब डॉकर फाइल का जेनकिंस क्या करेगा, उसको तो क्या करना पड़ेगा, डॉकर फाइल का अब हमें एक इमेज बिल्डअप करानी होगी। तो इमेज कहाँ पे बिल्डअप होगी, आपके पास डॉकर होना कंपलसरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जेनकिन सर्वर के ऊपर डॉकर का पैकेज इंस्टॉल करते हैं। अब देखो जेनकिन सर्वर जो हमारा बना है वो सेंटोस 9 वर्जन को सपोर्ट करता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना यहाँ पे उसकी कमांड्स ले लेती हूँ, इंस्टॉल डॉकर ऑन सेंटोस 9। ठीक है, एक और है, जस्ट सेकंड, मैं उसको ना ओपन कर देती हूँ। कोई नहीं, पहले वाली ले लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको ना एक पैकेज आपका इससे ले लेना, ये वाली साइट से। सबसे पहले तो वो बोल रहा है पोर्टमैन के पैकेजेस सारे रिमूव कर दो, क्योंकि अगर पोर्टमैन के पैकेजेस होते हैं ना तो देखो इंस्टॉलेशन में कहीं ना कहीं इशू आता है डॉकर की। तो सबसे पहले तो पोर्टमैन के पैकेजेस ले लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। देर आफ्टर आपको कुछ नहीं करना, कल करके वो चेक कर रहा है। ठीक है, इस कमांड को परफॉर्म कर दिया मैंने, डॉकर इंस्टॉल करने का कमांड है ये सब, एनेबल कर रहा है वो देखो। ठीक है, वही आपका ऐसे लिनक्स पॉलिसीज वगैरह सेट एंड 40 कर देगा ये सब। अब आप ये वाली कमांड पेस्ट कर दो, एंड देयर आफ्टर सिंपली डॉकर इंस्टॉलेशन की कमांड। सो ये वाली कमांड इसके बाद हम लोग परफॉर्म कर देंगे, एंड देन जस्ट डेमन स्टार्ट एंड एनेबल करके हम लोग हमारा डॉकर यूज करेंगे। जस्ट विद इन फ्यू सेकेंड से डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। नहीं, अब इसके बाद सिस्टम सीटीएल स्टार्ट डॉकर को और इनेबल कर दो उसका डेमन। ठीक है, इतना करने के बाद अब ch मोड करके ना इसको फुल परमिशन दे दो। कहाँ दोगे, डॉकर वैर रन डॉकर डॉट सॉक, या फुल परमिशन दे दो, नहीं तो वो बाद में इशू करता है। जस्ट सेकंड, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ है, डॉकर। ठीक है, अब सिंपली चलते हैं हम लोग हमारे जेनकिन सर्वर पर, ये रहा।
इसको यहां से करो क्रॉस, कॉन्फ़िगर करके न्यू स्टेप्स ऐड ऑन करो, कॉन्फ़िगर। यहाँ पे क्या ऐड ऑन करना है, अब आगे नेक्स्ट स्टेज डालो। तो फर्स्ट स्टेज खत्म होने के डायरेक्ट बाद आपको सेकंड स्टेज डिफाइन करनी होती है। सेकंड स्टेज में बता दो क्या काम कर रहे हो या फिर क्या टास्क है। तो मैंने बोला बिल्ड कर रहे हैं, अब हम लोग बिल्ड डॉकर फाइल, ठीक है, इनटू डॉकर इमेज, ठीक है। इतने के बाद आप कैली ब्रैकेट ओपन करके इसके अंदर स्टेप्स लिख दो। और स्टेप्स में क्या होता है बिल्डिंग करने की कमांड, सी। यहाँ पे मैं एसएच इसलिए डिफाइन कर रही हूँ बिकॉज ये सब कुछ एक स्क्रिप्टिंग फॉर्मेट में चल रहा है, विच इज अ काइंड ऑफ अ शेल स्क्रिप्टिंग फॉर्मेट है। दैट्स वाई हम लोग एसएच डिफाइन कर रहे हैं कि ये जैसे शेल स्क्रिप्टिंग में हम लोग स्क्रिप्ट देते हैं ना, शेल डिफाइन करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आपको एसएच लगाना कंपलसरी होता है, क्योंकि आप स्क्रिप्टिंग फॉर्म में शेल स्क्रिप्टिंग के फॉर्म में ये कर रहे हो। तो हम लोगों ने एसएच देके शेल बताया और स्क्रिप्ट क्या लिख रहे हैं वो बता देते हैं। तो मैंने बोला स्क्रिप्ट में है डॉकर इमेज बिल्ड, टैग दे दो, सेम कमांड है आपकी इमेज बिल्डअप करने की, सेम कमांड, बिल्ड हाइफन टी, और एक इमेज प्रोवाइड कर दो, एक नेम प्रोवाइड कर दो अपनी इमेज को। तो मैंने कहा नेम देने से बेटर है मैं यहाँ पे वेरिएबल यूज करूंगी। अब देखो हम लोग नेम क्यों नहीं दे रहे और वेरिएबल क्यों दे रहे हैं, उनके बीच का डिफरेंस समझते हैं थोड़ा, ठीक है। देखो अगर आप यहाँ पे नेम देते हो, मान लो मैंने इसको नेम दे दिया क्लाउड, ठीक है। अब क्लाउड मैंने नेम दे दिया, मेरी जॉब चल गई, मेरा आउटपुट मेरे सामने आ गया। इन केस मैंने अपने कोड में कोई चेंजेस किए एंड दोबारा मैं जब जॉब रन करूंगी ना, तो वो बोलेगा क्लाउड इमेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो उस टाइम पे आपको मैन्युअली जाके अपने जेनकिंस सर्वर के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, अपनी जॉब के अंदर जो आपने इमेज का नेम डाला है उसको चेंज करना पड़ेगा। अब इन केस मान लो मल्टीपल डेवलपर्स हैं, चेंजेस कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो आप क्या रोज रोज जाकर वहां पे चेंजेस करोगे, नहीं ना। दैट्स वाई कहा जाता है, जेनकिंस कहता है कि मैं आपको वेरिएबल प्रोवाइड कराता हूँ, आप उन वेरिएबल का यूज करो, मैन्युअली जाके आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो जो वेरिएबल देता है वो कहता है एक वेरिएबल होता है, वो वेरिएबल का नेम मैं बताती हूँ। वेरिएबल होता है आपका जॉब अंडरस्कोर नेम और बिल्ड अंडरस्कोर आईडी। इसका मतलब क्या हुआ, जॉब अंडरस्कोर नेम मतलब आपकी इमेज का जो नाम है वो बाय डिफॉल्ट आपकी जॉब का जो नेम होगा वही उठा लेगा। और बिल्ड अंडरस्कोर आईडी का मतलब ये हुआ जितने भी आईडी पर, जिस भी नंबर के ऊपर आपकी जॉब रन होगी उसको वो बिल्ड आईडी मिल जाएगी। सपोज अभी ये जो जॉब हमारी रन होगी वो सेकंड नंबर पे रन होगी, तो बाय डिफॉल्ट मेरी जॉब को नेम जो मिलेगा, मतलब मेरी जो इमेज बनेगी डॉकर फाइल की, उसको उस इमेज को नेम मिल जाएगा हमारी जॉब का नेम, विच इज डिक्लेरेटिव पाइपलाइन। और ये जॉब बिल्डअप हो रही है सेकेंड नंबर पर, तो मेरी इमेज को जो टैग मिलेगा वो मिलेगा डिक्लेरेटिव पाइपलाइन टैग नंबर 2। चेक करने के लिए हम लोग एक बार इसको परफॉर्म करके देखते हैं। Apply and save and simply build now. ठीक है, सेकेंड जॉब रन हो गई, लॉग्स पे जाओ, चेक कर लो, ये देखो जैसे उसने बता दिया है, यहाँ देखो इसने बता दिया आपकी इमेज बन चुकी है। इमेज को नेम कैसे चेक करोगे, नीचे आओ अपने जेनकिन सर्वर पर, ये रहा जेनकिन सर्वर, यहाँ क्या करो कमांड चलाओ डॉकर इमेज एलएस। अब देखो इमेज को नेम मिला है डिक्लेरेटिव पाइपलाइन और जॉब की आईडी थी 2, तो 2 डिक्लेरेटिव पाइपलाइन टैग नंबर 2। चेक कैसे करोगे, चलो यहाँ पे देखो जॉब का नेम है डिक्लेरेटिव पाइपलाइन और कौन सी बिल्ड आईडी पर चली है, सेकंड। सो इस टाइप से हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं। तो जेनकिंस कौन सा वेरिएबल सपोर्ट करता है, सेम नेम ना रिपीट हो, ठीक है, और बार बार मैन्युअली जाके चेंजेस ना करने पड़े, तो आप इस वेरिएबल को यूज करते हो जब आपको जॉब बिल्डअप करना। अब देखो जॉब बिल्डअप हो गई, उसके बाद हमें क्या करना होता है, हम ना इसको टैग देते हैं। टैग क्यों देंगे, बिकॉज हमें पता है, हम चाहते हैं हमारी जो जॉब है जब डिप्लॉयमेंट हो उसका ना, तो वो डॉकर हब पे जाके ही पुश होगी, बिकॉज आपको पता है आपने इस जॉब को बना दिया, इसका नाम ये है। अब ये नेम, इस नेम वाली जो इमेज होगी आपकी,
वो सभी के सिस्टम के ऊपर लोकली नहीं एग्जिस्ट करेगी। अगर आप चाहते हो ये सबके सिस्टम पे लोकली एग्जिस्ट करे तो उसके लिए उन्हें उस इमेज को पुल करना पड़ेगा। अब पुलिंग का जो रिसोर्स है वो तो डॉकर हब है ना, तो दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, हमारी इस कस्टम इमेज को डॉकर हब पे पुश कराएंगे, और इन केस कोई भी बंदा अगर हमारी इस इमेज से कंटेनर लॉन्च करना चाहता है तो वो इस इमेज को इजिली डॉकर हब से पुल कर सके। सो दैट्स वाई इसको पुश कराने के लिए मैंने इसको क्या दिया, टैग। तो मैंने क्या बोला, डॉकर इमेज टैग किसको, जॉब अंडरस्कोर नेम बिल्ड अंडरस्कोर आईडी, इस वाली इमेज को टैग देना है। क्या टैग देना है, मैंने कहा इसको मैं टैग दूंगी एक यूनिक नेम से, विच मीन्स मेरे डॉकर हब का जो आईडी है, जो यूजर नेम है, उसी यूजर नेम के ऊपर मैं इसको टैग दे दूंगी, ताकि बाय डिफॉल्ट मेरी जब इमेज पुश हो वो उसी रेपोस्ट्री के ऊपर जाए, किसी और रेपोस्ट्री के ऊपर ना चली जाए। तो मेरे जो अकाउंट है, मेरा जो अकाउंट है विच इज डॉकर हब का अकाउंट का नाम है शिखा 1826, उसके ऊपर मैं पुश कराने जा रही हूँ, ठीक है। उसके ऊपर इसको टैग पहले प्रोवाइड करूंगी, देर आफ्टर पुश कराऊंगी। तो टैग मैंने इसको मेरे डॉकर हब के यूजर नेम पर दे दिया, शिखा 1826, और मैंने कहा कि जो जॉब है उसका नाम है जॉब अंडरस्कोर नेम और बिल्ड अंडरस्कोर आईडी। फिर मैंने कहा कि मैं बार बार ये नहीं चाहती कि बार बार बिल्ड आईडी मुझे डिफाइन करनी पड़े, जब जॉब से एक हमारा एक इमेज बन के रेडी होगी और उस इमेज से जब कंटेनर लॉन्च हो तो हमें बार बार आईडी नहीं स्पेसिफाई ना करनी पड़े कि ये वाली आईडी से हमारा एक कंटेनर बनाना है, 9 वाली आईडी से या 10 वाली आईडी से या 11 वाली आईडी से। मैंने कहा जब भी मेरी इमेज बनेगी ना, उसको यूनिक नेम के साथ टैग देने के साथ साथ एक लेटेस्ट टैग दे देना, और पुश हमेशा लेटेस्ट वाली को ही करना। तो बाय डिफॉल्ट आपका जब कंटेनर बनेगा तो लेटेस्ट इमेज से बनेगा और सब कुछ लेटेस्ट वाले चेंजेस उसमें मिलेंगे कंटेनर के अंदर। तो मैंने क्या बोला, डॉकर इमेज टैग, इस वाली इमेज को टैग दो जो अभी हम लोगों ने टैग दिया ना, इसी को दोबारा एक डिफरेंट टैग दे दो, लेटेस्ट वाला। जस्ट सेम इधर कर दो कॉपी, और यहाँ पे बिल्ड आईडी अंडरस्कोर की जगह आप क्या लिख दो, लेटेस्ट, इसको टैग दे दो लेटेस्ट, ठीक है। चेक कर लो कोई इश्यू तो नहीं, बाकी सब ठीक है। अप्लाई एंड सेव, बिल्ड नाउ। थर्ड भी हो गई, ठीक है, बिल्ड बन हो चुकी है। चेक कैसे करोगे, चलो दोबारा जेनकिन सर्वर के ऊपर डॉकर इमेज एलएस करो, देखो डिक्लेरेटिव पाइपलाइन थर्ड, फर्स्ट आपकी ये इमेज आ गई, टैग मिली हुई इमेज आ गई, ये देखो ये वाली टैग वाली, और लेटेस्ट इमेज ये आपकी थर्ड। हम लोग क्या करते हैं, अब पुश कराने के लिए पहले तो पुरानी इमेजेस को मैं कर देती हूँ डिलीट, ठीक है। तो rm हैव की जरूरत नहीं, मैंने इसको बोला इन इमेजेस को मुझे डिलीट करना है। ठीक है, 0.3 वाली को एक बार एलएस करके देखती हूँ, इसको दो बची, इन दोनों को भी डिलीट करा देते हैं। पहले तो इस वाली को, साथ में एक इस वाली को, ठीक है। सारी डिलीट हो गई इमेजेस, चेक कर लेते हैं एक और बार, ब्लैंक, ओके। नाउ अब देखो पुश कराओगे आप डॉकर हब के ऊपर ही पुश कराओगे, तो सबसे पहले तो आप अपने जेनकिन सर्वर के ऊपर डॉकर लॉगिन कर लो, ठीक है, नहीं तो पुश नहीं हो पाएगी, इशू करेगा। इशू करने से बेटर है हम लोग पहले से ही सब कुछ डन रखें। अपने डॉकर हब का आईडी दे दो, यूजर नेम एंड देन पासवर्ड, ठीक है। ये डन हो गया, लॉगिन सक्सीड। अब मैं चलती हूं मेरे जेनकिंस के ऊपर, कॉन्फ़िगर करती हूँ, एड ऑन करती हूँ नेक्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज कंप्लीट यहाँ हुआ है, थर्ड स्टेज एड ऑन करती हूँ। और थर्ड स्टेज में मैंने क्या बताया इसको, मैंने कहा क्या चाहती हूँ मैं, पुश कराना चाहती हूँ डॉकर इमेज को, पुश डॉकर इमेज टू डॉकर हब, ठीक है। पुश कराने के बाद स्टेप्स दो, सॉरी कैली ब्रैकेट हम लोगों ने इसको डिफाइन नहीं किया है,
स्टेप्स एंड देन अगेन कर्ली ब्रैकेट। अब देखो, अब आप क्या करोगे, अब आप इसको बता रहे हो पुश कराना है। अब जेनकिंस को क्या पता चलेगा भाई कहाँ पे पुश कराना है, तो आप क्या करोगे, डॉकर, आप इसको पूरी कमांड दोगे ना लिखकर, एसएच करके मैंने कहा डॉकर, सबसे पहले तो डॉकर लॉगिन कर लेना, ठीक है, डॉकर लॉगिन हाइफन यू यूजर नेम दे दो। फिर क्या करोगे, पासवर्ड असाइन करके दोगे क्या, यहीं पे पासवर्ड लिख दोगे, बट ये तो सिक्योरिटी पर्पज से भाई गलत हो गया ना। अगर आपने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया तो जब भी कोई आपके जेनकिन सर्वर को कॉन्फ़िगर करेगा तो उसको तो दिख जाएगा आपके डॉकर हब का क्या पासवर्ड है, और मिसयूज भी कर सकता है। सो दैट्स वाई जेनकिन कहता है कि आप ना अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए चलो, आप इस तरीके से अपने कुछ क्रीडेंशियल्स को इस तरीके से मत लिखो, ठीक है। तो क्रीडेंशियल हम नहीं लिख सकते इस तरीके से, तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमें प्रोवाइड करता है, हमें एक वेरिएबल हम लोग बोल सकते हैं, हमारे क्रीडेंशियल को वेरिएबल में कन्वर्ट करके एक कमांड हमें प्रोवाइड करता है। वो किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे, आपको पाइपलाइन सिंटेक्स के ऊपर आना है, अपने इंपॉर्टेंट क्रीडेंशियल्स को वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, इस सैंपल स्टेप में यहां आ गया बाइंड क्रीडेंशियल्स टू वेरिएबल, यहां आओ, ऐड करो, सीक्रेट टेक्स्ट रखो, सीक्रेट रखना चाहते हो क्योंकि पहले तो जेनकिंस ऐड कर लो, ठीक है, वेरिएबल एंड क्रेडेंशियल बाद में देंगे। सबसे पहले बताओ आप क्या चाह रहे हो, यूजर नेम विद पासवर्ड, नहीं मैंने कहा सीक्रेट रखना है टेक्स्ट को, ठीक है, तो सीक्रेट क्या रखना है, अपना पासवर्ड दे दो डॉकर हब का, ठीक है, ये सीक्रेट रखना है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, आईडी क्या है उसकी, मैंने कहा उसकी आईडी है ये, डिस्क्रिप्शन में क्या है ये, मैंने कहा डॉकर हब का पासवर्ड, ठीक है, सेव किया मैंने। वेरिएबल क्या रखना चाहते हो नाम, वेरिएबल का मैंने कहा डॉकर हब पासवर्ड ही रख दो। देन सिंपली जनरेट पाइपलाइन स्क्रिप्ट। अब ये पूरी की पूरी कमांड करो कॉपी और वहां पे कर दो पेस्ट अपनी जॉब के अंदर या स्टेप्स में, ठीक है, इसको कर दो पेस्ट। अब यहाँ पे जाके नेक्स्ट कमांड डालो, एसएच करके आपने कमांड डाली डॉकर लॉगिन, लॉगिन करे हाइफन यू, यूजर नेम क्या है, तो उसने बता दिया यूजर नेम आपका ये रहेगा शिखा 1826, शिखा 1826। फिर उसने बोला वेरिएबल, आपका पासवर्ड क्या होगा, आपका वेरिएबल, तो पासवर्ड की जगह आप क्या देना, अपना वेरिएबल, और वेरिएबल की वैल्यू क्या है, डॉकर हब पासवर्ड, तो हाइफन टी करके आप यहाँ बता दो ये आपका वेरिएबल उठा ले। तो वेरिएबल क्या है, डॉकर हब पासवर्ड, तो इसकी वैल्यू जो भी होगी आपकी वो उठा लेगा ये। देन उसके बाद आप क्या बता रहे हो, उसके बाद आप बता दो आप क्या पुश करा रहे हो, तो मैंने बोला मैं एक इमेज पुश करा रही हूँ, डॉकर इमेज पुश, इमेज का नाम क्या है, ये वाली इमेज, लेटेस्ट वाली इमेज को पुश कराना है, यहां से उठा लो, ठीक है, और यहाँ पे कर दो पेस्ट, ठीक है। अब सिंपली पुश हो जाएगी, अप्लाई एंड सेव एंड देन सिंपली बिल्ड नाउ। ठीक है, पुश हो चुकी है, लॉग्स में भी चेक कर सकते हो या सिंपली चलो जेनकिन सर्वर के ऊपर डॉकर इमेज एलएस करो, देखो फोर्थ आ गई, लेटेस्ट वाली भी आ गई, पुश भी हो गई होगी। चेक कैसे करोगे, डॉकर हब पे आके लॉगिन करके चेक करो, तो डॉकर हब लॉगिन कर लेते हैं हम लोग, नेटवर्क इशू कर, साइन इन करती हूँ मैं, दिखाती हूँ आपको।
देखो यहाँ पे आ गई ना 2 मिनट पहले, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली चलते हैं हमारे जेनकिन सर्वर पर। सी जेनकिन सर्वर पर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लास्ट स्टेप डिप्लॉयमेंट का। तो डिप्लॉयमेंट के लिए मेरे पास कोई न्यू इंस्टेंस तो नहीं है, बट अगर आप AWS पे कर रहे हो, किसी और गूगल क्लाउड पे कर रहे हो, तो एक और इंस्टेंस बना लेना डिप्लॉयमेंट के लिए। हम लोग इसी पर ही डिप्लॉयमेंट कर लेंगे। तो डिप्लॉयमेंट तो देखो मैं सिंपली भी कर सकती हूँ, जस्ट एक कंटेनर की कमांड डाल दूं मेरे जॉब के अंदर तो भी चल जाएगा, बट मैं आपको पूरा करके दिखा रही हूँ कि अगर आपके पास कोई दूसरा इंस्टेंस है तो आप कैसे करोगे। सो सबसे पहले तो देखो वहां पे ना आप SSH लॉग इन कर लेना, ठीक है। SSH में कॉन्फ़िगरेशन पूरी डन कर देना। अगर आप रूट से करो तो भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से करोगे, ठीक है। परमिट रूट लॉगिन गेस अगर आप रूट से करोगे तो, नहीं तो आप सिंपली अपने यूजर नेम EC2 यूजर से भी कर सकते हो। यस, ठीक है। सेव किया, सिस्टम CTL रीस्टार्ट। सेव करने के लिए चेंजेस मैं रीस्टार्ट कर लेती हूँ SSH की सर्विस। इसके बाद हमें क्या करना है, हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, एक की जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ना बेसिकली प्राइवेट की से करने वाले हैं। क्लियर। इसके बाद cd.ssh पे चलते हैं, ls करती हूँ, कैट करती हूँ ID_RSA को, ये आ गई मेरी की। इस की को मैं कॉपी पेस्ट करा दूंगी डिप्लॉयमेंट कराते टाइम। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मेरे जेनकिन सर्वर पे चलती हूँ, यहाँ पे जाके कॉन्फ़िगर करती हूँ। कॉन्फ़िगर करने से पहले आप क्या कर लो, एक ना डिप्लॉयमेंट करने वाले हो, आपको भी पता है आप SSH के थ्रू कर रहे हो रिमोट लेकर, ठीक है। तो उससे पहले आप क्या करो, एक प्लगइन्स इंस्टॉल कर लो अपने सर्वर पर। तो सबसे पहले हम लोग डैशबोर्ड पे चलते हैं, यहाँ पे जाके आप चलो मैनेज जेनकिन्स पर। मैनेज जेनकिन्स पे आने के लिए आप क्या करो, प्लगइन्स पे जाओ फिर, और अवेलेबल प्लगइन्स, एंड देयर आफ्टर यहाँ पे ना एक प्लगइन इंस्टॉल करो SSH एजेंट, ताकि आप SSH के थ्रू इजीली डिप्लॉयमेंट करा सको। मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज मैं तो एक सिंगल इंस्टेंस के ऊपर कर रही हूँ, बट अगर आपके पास मल्टीपल इंस्टेंसेस है जिनके ऊपर आप डिप्लॉयमेंट करा रहे हो, कोई डिफरेंट सर्वर है, तो SSH एजेंट वाला प्लगइन जरूर इंस्टॉल करना, ठीक है। मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कंसेप्ट, ताकि आप किस तरीके से करोगे। जस्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स ये रीस्टार्ट हो जाएगा। एक बार ही रिफ्रेश कर लेते हैं, नहीं तो कभी कभी टाइम लग जाता है। ठीक है, यूजर नेम दो जो आपने रखा था इसका स्टार्टिंग में, पासवर्ड दे दो, साइन इन। इसके बाद हम लोग कहाँ चलते हैं, हमारी जॉब के ऊपर। जॉब मेरी आई थिंक ऑलरेडी थी यहाँ पे, जॉब के ऊपर चलते हो, डैशबोर्ड पे आओ, आपको आपकी जॉब मिल जाएगी, इसको करो ओपन, कॉन्फ़िगर पे चलो, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, पाइपलाइन सिंटेक्स पे आओ, यहाँ पे आके क्या करो, सैंपल स्टेप में सबसे पहले चलो, यहाँ पे आपको दिखेगा एक प्लगइन्स SSH एजेंट, यहाँ आओ, ऐड करो जेनकिन्स, यूजर नेम विद पासवर्ड नहीं, SSH यूजर नेम विद प्राइवेट की करो। तो आपका SSH यूजर नेम है आपका संजय, सॉरी आईडी का नाम दे दो डॉकर हब डॉकर होस्ट, पासवर्ड है ये, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने यही पेस्ट किया। यूजर नेम में मैं दे देती हूँ जो नेम है संजय_दहिया 332, एंटर की, ऐड करती हूं मैं की, कौन सी, वही ऐड ऑन कर दो। तो यहां से आपकी की है बिगिन तक, ठीक है। सेव करती हूं मैं इसको यहाँ पे, एंड देन सिंपली ऐड जनरेट पाइपलाइन स्क्रिप्ट, इसको किया मैंने यहाँ से कॉपी, और अब मैं चलती हूँ मेरे जेनकिन सर्वर पर, ये रहा। तो यहाँ पे ऐड ऑन करो अपने स्टेज के बाद,
यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज कौन सा था डिप्लॉयमेंट का, वो एड ऑन कर दो, स्टेज डिप्लॉयमेंट, ठीक है, कैलिब्रेटेड, स्टेप्स डिफाइन कर दो। सो फर्स्ट स्टेप यही पूरा कॉपी करके दे दो और यहाँ पे अब आप अपनी कमांड रन कर दो डॉकर कंटेनर की। तो कमांड क्या थी, डॉकर कंटेनर रन -it, IT देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें बैकग्राउंड मोड में चलाना है कंटेनर को। तो डॉकर कंटेनर रन, पोर्ट नंबर दे दो, तो मैंने दे दिया 8080 पोर्ट नंबर, ताकि मेरी वेबसाइट जो है, ठीक है, कंटेनर बनेगा 8000 पोर्ट नंबर पे और बाहर से एक्सेस के लिए 80 पोर्ट नंबर। एंड बैकग्राउंड मोड में रन कर रही हूँ। नेम देना है कंटेनर का तो दे दो, नहीं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट सिंपली अपनी इमेज का नेम दे दो। तो मेरी इमेज का नेम है शिखा 1826 एंड जॉब अंडरस्कोर नेम लेटेस्ट, ठीक है। बाकी आई थिंक देख लेते हैं सब ठीक है। सिंपली अब कर दो इसको अप्लाई एंड सेव, बिल्ड नाउ। ठीक है, डन। कहाँ चलोगे, जेनकिन सर्वर पर आओ, यहाँ पे आके कमांड परफॉर्म करो डॉकर कंटेनर ls। ये देखो कंटेनर आ गया। कंटेनर को एक्सेस करने के लिए चलो अपने पब्लिक आईपी पे, जेनकिंस की पब्लिक आईपी ली मैंने, न्यू टैब ओपन किया, यहाँ पे पब्लिक आईपी डाली और अपने कंटेनर का पोर्ट नंबर 8000 सी, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्रोजेक्ट हमारा होता है डन। ओके, आई होप आप सबको ये प्रोजेक्ट समझ आया होगा, ठीक है, एंड इजी टू अंडरस्टैंड होगा। सबका जो डाउट है डिक्लेरेटिव पाइपलाइन को लेकर वो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से डिक्लेरेटिव पाइपलाइन में सिंटेक्स यूज होता है और किस तरीके से उसको उसके अंदर हम लोग इमेजेस को पुश करते हैं, पुल करते हैं, सोर्स कोड पुल करते हैं, ठीक है, डिप्लॉयमेंट बेसिकली डन कैसे होता है। तो ये आपका प्रोजेक्ट था डिक्लेरेटिव पाइपलाइन पे, जेनकिंस पे, और बाकी हम लोग आगे और टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।